प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। खास आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हमने आपके हर चैप्टर में से ओनली वन आंसर की सीरीज शुरू की है। पहला चैप्टर है आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को लिखी गई एक चिट्ठी। इसको लिखा है जीएल फ्लुएंट्स ने। हाँ, आप बार बार कमेंट करोगे तो पहले बता दूं कि ये ओनली वन आंसर क्या है। तो देखिए, ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो पूरी साल नहीं पढ़े, आलसी हैं, और अब एग्जाम आ गए तो एग्जाम टाइम पे आपको हर चैप्टर का क्विक रिवीजन, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। और ये ओनली वन आंसर है। कहने का मतलब है आप नहीं पढ़े, आप कॉपी को खाली छोड़ के आने वाले और इस चैप्टर में से क्वेश्चन आ गया तो ये बहुत बेहतर आंसर है, आप इसको लिख के आ सकते हो। अब मैं ये तो नहीं कहता कि पूरे मार्क्स मिलेंगे या कितने मिलेंगे, लेकिन आप खाली भी तो छोड़ रहे थे, तो ये उसकी बजाय बहुत बेहतर है। इस पूरे चैप्टर की इसमें समरी है। अब जैसे देखो, आपका लक भी है, अगर आ गया कि राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का करेक्टर स्केच लिखो, तो ये बहुत बढ़िया, इसमें फुल नंबर मिल जाएंगे। और मैं तो यहां तक कहता हूं, कैसा भी क्वेश्चन आए, छोटा आए बड़ा आए, आप इसको लिख के आ सकते हो, आपको नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो हाँ, इसका ओनली वन आंसर कराने से पहले थोड़ी हिंदी में समरी बता दूं। तो देखिए, वैसे आपको पता होगा, पहला ही चैप्टर है, सरल सा ही है। लेंचो एक किसान था, पहाड़ों पर रहता था अपनी फैमिली के साथ। उसकी मक्का की फसल थी, और हुआ क्या कि बरसात नहीं हुई तो उसकी फसल सूख रही थी। तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि ईश्वर थोड़ी वर्षा करवा दो, और मानो भगवान ने उसकी सुन ली, बरसात शुरू हो गई, वो खुश हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है, जब वर्षा हो रही थी ना, तो उसने बरसात की बूंदों को 5 सेंट और 10 सेंट के सिक्के बताया। क्यों बताया? ऐसा छोटा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए बताया क्योंकि बरसात से उसकी फसल अच्छी होगी, उसको बाजार में बेचेगा तो सिक्के ही तो आएंगे उसके पास, तो इसलिए उसने कॉइन्स बताया। लेकिन दुर्भाग्य से बरसात के साथ ओले भी गिरना शुरू हो गए, और आपको पता है कि ओले क्या करते हैं, सारी फसल नष्ट हो गई। अब लेंचो दुखी, उसकी फैमिली दुखी कि अब पूरी साल खाएंगे क्या, सारी फसल चौपट हो गई। तो लेंचो को ईश्वर में अटूट विश्वास था, तो पता है उसने क्या किया, एक चिट्ठी लिखना शुरू किया। और वो चिट्ठी ऐसे लिख रहा है मानो ईश्वर उसको पढ़ेगा कि ईश्वर, आपको पता है कि ओलों से मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई, तो प्लीज मुझे 100 पीसोज भेजो। भाई पीसोज क्या है? पीसोज मुद्रा है, जहां ये लेंचो रहता था। लैटिन अमेरिका और फिलीपींस देश हैं, उन कई देशों की पीसोज मुद्रा है। तो मुझे 100 पीसोज भेजो ताकि मैं 1 साल तक सर्वाइव कर सकूं, जीवित रह सकूं, अनाज बो सकूं, खा सकूं, पी सकूं फैमिली के लिए। और पता है, पोस्ट ऑफिस में जाके, हालांकि अनपढ़ था लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता था, चिट्ठी को लिख के पोस्ट कर दिया। पोस्टमैन ने पढ़ा, ये क्या, इसको कहाँ पहुंचाऊं? उसमें एड्रेस था ईश्वर, भगवान के लिए, तो भगवान को कहाँ पहुंचाऊं? तो उसने तुरंत उस चिट्ठी को पोस्ट मास्टर को दे दिया। पोस्ट मास्टर एक मोटा सा, एमिएबल, बहुत मिलनसार सा व्यक्ति था। उसने पहले वो भी हंसा, लेकिन तुरंत ही सीरियस हो गया। क्या विश्वास है यार, मतलब वो सोच रहा है कि किसी व्यक्ति का विश्वास क्या है कि ईश्वर को चिट्ठी लिख दी और ऐसे लिख दी मानो जवाब आएगा। तो पता है उसने ट्रिक तो क्या, एक अच्छाई। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन है कि पोस्ट मास्टर ने उसकी मदद क्यों की? तो लेंचो के विश्वास को ईश्वर में से नहीं हटाने के लिए, इस व्यक्ति का विश्वास ऐसा ही बना रहे, उसने गेम खेला। क्या? खुद ने भी अपनी सैलरी दी कुछ हिस्सा, और अपने स्टाफ से कुछ पैसे कलेक्ट किए, और कितने हुए नहीं बताऊंगा, अभी पता लग जाएगा। वो लिफाफे में रख के और ऐसे सिग्नेचर कर दिए, बाय गॉड, ईश्वर ने ही भेजा है। अगले रविवार को लेंचो आया, उसने चिट्ठी को खोला, बड़ा खुश था, लेकिन पैसे जब गिने तो 70 पीसोज। ये क्या चक्कर है, मैंने 100 मांगे थे, भगवान ने 70 दिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई भगवान के पास पैसे की कमी तो है ही नहीं, अगर भेजे तो 100 ही भेजता। इसका मतलब हुआ क्या? तो वो गुस्सा हो गया, फिर से एक चिट्ठी लिखी कि हे भगवान, मैंने 100 मांगे थे, आपने 70 दिए, वो ठीक है, लेकिन इस बार आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, आप डायरेक्ट भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस का स्टाफ है ना, बंच ऑफ क्रुक्स, ये ठगों का समूह है, अर्थात इन्होंने मेरे पैसे 30 पीसोज रख लिए। तो इसे कहते हैं आयरनी। ये चैप्टर क्यों लिखा गया? आयरन होती है विडंबना, यानी कि आप जो उम्मीद करो उसका उल्टा रिजल्ट मिले। और उम्मीद तो आप क्या करो, मतलब लेंचो की तरफ से क्या उम्मीद करें कि भाई पोस्ट ऑफिस के स्टाफ ने, पोस्ट मास्टर ने कितना अच्छा काम किया, लेकिन विडंबना क्या होगी, ये चोर है, मेरे 30 पैसों इन्होंने खा लिए। तो ये आयरनी है, थोड़ी फनी स्टोरी है, और एक व्यक्ति के ईश्वर में विश्वास को बताया गया। ठीक है, तो ये इसने आपकी समरी सुन ली। अब फटाफट से ओनली वन आंसर देख लो। और हाँ, जो टॉपर्स हैं, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी उसी जगह बने रहना। ये वीक स्टूडेंट, लापरवाह स्टूडेंट्स, आलसी स्टूडेंट्स के लिए एक जुगाड़ है कि इसको लिख के आ सकते हैं। कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, सारे सेंटेंस करेक्ट है। इंग्लिश का पेपर है, टीचर सेंटेंस ही पढ़ता है, अगर आपके करेक्ट सेंटेंस है तो फिर वो सोचेगा हाँ यार ठीक है, चलो, है ना, इस तरह से। चलो इसको देख लेते हैं। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, कमेंट करके ये मत पूछना कि सर पूरे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, ये सिर्फ एक क्विक सॉल्यूशन है एग्जाम के टाइम पे। तो देखिए, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ फार्मर, ये एक किसान की कहानी है
लेंचोज डी फेथ, एक किसान का नाम भी दे दिया अपने लेंचोज के। ये एक किसान लेंचो के गहरे विश्वास की कहानी है इन गॉड, ईश्वर में। आफ्टर डिस्ट्रॉइंग हिज क्रॉप, उसकी फसल नष्ट होने के बाद, बाय द हेलस्टॉर्म्स, ओलों से, ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर को एक चिट्ठी लिखी। एंड आस्क्ड, और कहा, टू सेंड, भेजने को, 100 पीसोज, 100 पीसोज, टू सर्वाइव हिज फैमिली 1 ईयर, 1 साल तक अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, जीवित बनाए रखने के लिए। सर्वाइव अच्छा वर्ड है। लकीली, सौभाग्य से, द पोस्ट मास्टर अ काइंड पर्सन, सौभाग्य से पोस्ट मास्टर जो एक दयालु व्यक्ति था, ने नॉट टू शेक, नहीं हटाने के लिए, नहीं हिलाने के लिए, लेंचोज फेथ, लेंचो के विश्वास को, इन गॉड, ईश्वर में से। तो सौभाग्य से पोस्ट मास्टर जो एक दयालु व्यक्ति था, ने लेंचो के ईश्वर में विश्वास को नहीं डिगाने के लिए, नहीं हटाने के लिए, सेंट हिम मनी, उसे धन भेजा, विद द हेल्प ऑफ हिज स्टाफ, अपने स्टाफ की मदद से, स्टाफ की सहायता से। वह लेंचो काउंटेड मनी, जब लेंचो ने धन गिना, काउंटेड द मनी आएगा यहाँ पे, काउंटेड द मनी, पर छोटी गलती थी, ठीक है, घबराया मत करो, जो हमसे गलती हो जाती है तुमसे भी हो सकती है, इसलिए इतना मत सोचा करो। तो वह लेंचो काउंटेड द मनी, जब लेंचो ने धन को गिना, गॉट ओनली 70 पीसोज, तो उसे केवल 70 पीसोज मिले, कॉमा लगा दो। ही गॉट एंग्री, तो वो नाराज हो गया। इट इज अ बिग आयरनी इन द स्टोरी, ये कहानी में एक बड़ी विडंबना है, दैट ही ब्लेम्ड इट, कि उसने इसका ब्लेम किया, मतलब इसका दोष दिया, ऑन द स्टाफ ऑफ द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के स्टाफ पे, यानी उन्होंने तो मदद की, उसी पे स्टाफ वो दोष दे दिया, ब्लेम कर दिया। तो ये आयरनी है। अब जैसे मैं बताता हूँ कि हर चैप्टर में से कुछ वर्ड कैची होते हैं, टफ वर्ड होते हैं, रिलेवेंट वर्ड होते हैं, उनको आप पेपर में अंडरलाइन करके आ सकते हो। जैसे कि इसमें से अपन ले सकते हैं एक तो हेलस्टोन्स, ठीक है, इसके अलावा 100 पीसोज, है ना, थोड़े से ऐसा टीचर को लगे कि हाँ यार सही चल रहा है बच्चा। सर्वाइव बहुत अच्छा वर्ड है, अपने आप को जीवित बनाए रखना। और काइंड पर्सन, नॉट टू शेक, लेंचोज फेथ, शेक वर्ड अच्छा है। इसके बाद फिर आप कर सकते हो ब्लेम और आयरनी, बस 5-6 वर्ड कर दिया करो, ज़्यादा नहीं। इनसे क्या टीचर पर अच्छा इफेक्ट आता है, वो सोचता है कि हाँ बच्चा सही चल रहा है, क्योंकि कॉपी हमेशा सरसरी दृष्टि से चेक होती है, ठीक है, सेंटेंस आपको करेक्ट होना चाहिए। और एक बात बताओ, लेटर टू गॉड में से क्वेश्चन आया, आप ये चीज़ लिख रहे हो, अब देखो उसने 5 और 10 सिक्के को, 5 और 10, उसने बरसात की बूंदों को 5-10 के सिक्के क्यों बताया, अब ये इसमें बिल्कुल भी रेफरेंस नहीं आ रहा, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन में से लेके इसमें कहीं ना कहीं डाल सकते हो। कहने का मतलब है जुगाड़ है, ठीक है, आप चाहो तो काम लेना, ना चाहो तो मत लेना, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, बाय। प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले, महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। तो आज हम देखेंगे 10th क्लास की इंग्लिश की पहली बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसका ओनली 1 आंसर। जैसा आपको पता है कि मैंने एक 1 आंसर सीरीज चालू की है, यानी सभी चैप्टर्स का ओनली आपको 1 आंसर मिलेगा। अब आपके दिमाग में डाउट आ सकता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सर पूरे नंबर आ जाएंगे क्या, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है, अब देखो चैप्टर का हिसाब होता है, किसी चैप्टर में कम चांस है, किसी में ज्यादा है। इस चैप्टर में पूरे चांस है कि आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें एक छोटी सी बात है। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसका मतलब होता है उसकी पहली उड़ान। इसको लिखा है, इसके राइटर है लाइम ओ फ्लार्टी। हाँ, इसका 1 आंसर करवाने से पहले हिंदी में थोड़ी समरी और बता दूं, आपको ऐसे आती होगी, सरल ही है, बट एक बार और सुन लो। देखिए, इस चैप्टर में कहानी है एक यंग सीगुल की, एक छोटे सीगुल की। अब सीगुल क्या होता है? सीगुल होता है समुद्री कौवा, ऐसा पक्षी जो समुद्रों में पाया जाता है, समुद्रों के आसपास रहते हैं और समुद्र में से मछली पकड़ते हैं और खाते हैं। अब उस फैमिली में इस सीगुल के, जो छोटा सीगुल है, इसके फादर है, मदर है, यानी इसके पेरेंट्स हैं, और उसके 2 भाई और 1 बहन है। अब होता क्या है कि इसके भाई और बहन उड़ना सीख चुके हैं, लेकिन ये उड़ने से डरता है। इसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं उड़ने की कोशिश करूंगा, देखो एक आइसलैंड पे रहते हैं, मतलब समुद्र के बीच बीच में टापू पाए जाते हैं, तो वहां पे ये लैंड करते हैं, मतलब वहां पे चट्टान है, पहाड़ ऐसा है, और उसके नीचे समुद्र है। अब ये सोचता है कि जैसे ही मैं उड़ने की कोशिश करूंगा तो मैं सीधा समुद्र में गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं उड़ सकता। तो अब बेचारा क्या है, ये चट्टान पर अकेला पड़ा रहता है। अब जो व्यक्ति निकम्मा होता है, जो काम नहीं करता, उसे सब हेट भी करते हैं। तो इसके पेरेंट्स, इसके भाई सब मछली पकड़ते रहते हैं, खाते रहते हैं, लेकिन इसको खाने को नहीं देते। मानो इसे भूखा मरने के लिए अकेला छोड़ दिया कि बेटा जब तक तू खुद नहीं उड़ना सीखेगा, हम तुझे कोई हेल्प नहीं करेंगे, यानी तुझे अपना भोजन का जुगाड़ खुद करना होगा, तो पहले उड़ना सीख। तो इसको थ्रेटन, धमकी दी, इसके आसपास मंडराते, इसको चिड़ा चिड़ा के खाते, बट इसको खाने को नहीं देते। अब ये सोचता कि यार मैं क्या करूं,
एक दिन इसकी मदर ने, इसकी जो माँ थी सीगुल, उसने एक बहुत अच्छा प्लान सोचा। वो एक मछली का टुकड़ा, एक मछली पकड़ के लाई अपनी चोंच में। और देखो ऐसे जैसे माना कि ये वो आइसलैंड है, ठीक है, यहाँ पर ये चट्टान है, यहाँ पर ये बैठा हुआ था। अब चट्टान के नीचे यहाँ पर ये अथाह समुद्र है, ठीक है। तो वो ऐसी जगह पे आके बैठ गई बिल्कुल किनारे पर। अब सीगुल ने सोचा यार वाह, मदर इज ग्रेट, आज तो माँ को तो कम से कम दया आई, और वास्तव में माँ को दया आती है, ठीक है। और माँ इसके पास आ गई, लेकिन जैसी और पास आई, जैसे कि चोंच इनकी दोनों यहाँ है, तो फिर रुक गई वो। ये चक्कर में पड़ गया, रुकी क्यों यार, बिल्कुल मुंह में डाल देती चोंच में, लेकिन वो रुक गई। और फिर धीरे धीरे पीछे की ओर सरक रही है वो माना यहाँ पे बैठी है, ये यहाँ पर पीछे की ओर सरक रही है। अब ये सीगुल, जो छोटा सीगुल है जो डरता है, ये आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आया कि उस मछली को पकड़ने के चक्कर में, मछली को खाने के लालच में ये नीचे गिर गया। अब ये सीधा यहाँ से गिर के किधर जाएगा, इधर समुद्र में जाएगा। तो ये यहाँ से ऐसे, शुरू में तो ये डर गया कि ये क्या हो गया, लेकिन धीरे धीरे इसने पाया कि मेरे पंख फड़फड़ा रहे हैं। इसने अपने पंखों को खुलते हुए पाया। इस पार्ट की सबसे मस्त लाइन है, बताऊंगा इसमें क्या मोटिवेशन है। अब इसके ये पंख फड़फड़ा रहा है, तो इसका मतलब अब ये गिर नहीं रहा है, अब ये उड़ रहा है। और जब ये उड़ रहा है ना, तो इसकी पूरी फैमिली तमाशा देख ही रही थी, वो सब इसके आसपास आ गए, सब अब काव काव ऐसे आवाज कर रहे हैं। और ये सीधा फिर कहाँ गया, उड़ता हुआ समुद्र में। और जैसे इसने लैंड किया, समुद्र के पानी को टच किया, तो इसने पाया कि यार मैं तो डूब ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि पक्षियों का बॉडी शरीर ऐसा होता है कि वो डूबते नहीं है। फिर इसको इसके मजे आ गए, फिर इसने मछली पकड़ी, ये वो सारी फैमिली खुशी से आवाज़ कर रही है, तो कुल मिला के सीख गया। अब ये स्टोरी क्यों दी, तो देखो ये पाठ, ये चैप्टर ऐसे नहीं रख दिए जाते, इनमें कोई मोटिव होता है, कोई शिक्षा होती है, कोई मॉरल होता है। इसमें पता है क्या शिक्षा है कि कूद के तो देखो, मतलब रिस्क लेके तो देखो, पंख हैं, फड़फड़ाएंगे, डरो मत। होता क्या है कि हम पहले ही हार मान लेते हैं, हम चलते नहीं है। लेकिन ये चैप्टर क्या कर रहा है कि अब ये सीगुल जंप लगाया, पंखों को खुलते हुए पाया। इसका मतलब पंख हमारे अंदर भी है। पंख का मतलब है कि कोई भी रिस्क जो अगर हम लेंगे तो आगे कुछ ना कुछ हमें हेल्प मिलेगी, अर्थात हमारे अंदर वो चीज़ है कि हम उस खतरे का सामना कर सकते हैं, उस जोखिम को उठा सकते हैं। तो पंख हैं, वो फड़फड़ाएंगे, वो खुलेंगे। एक बार कूद के तो देखो, मतलब कोई रिस्क में जाके तो देखो। कहने का मतलब है कि हमें डरना नहीं चाहिए, और सब कुछ हमारे अंदर है। हम खतरों को झेल सकते हैं, उनसे पार जा सकते हैं। तो बस ये छोटी सी बात थी, हो गया। अब चलो इसका ओनली वन आंसर। तो देखो मैंने पहले वाले वीडियो में काफ़ी बात की थी कि भैया ब्लेम मत देना कि सर इसमें से आएगा नहीं पता। ये ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो क्विक, जल्दी से कोई जुगाड़ चाहता है, यानी अब तक नहीं पढ़े और फटाफट से इस चैप्टर को, फटाफट इसमें क्या है और एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस चैप्टर में से अगर आया तो पूरी संभावना है क्या वो पूरे भी मिल सकते हैं या आधा पर्दा कट जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा बात है नहीं, दो ही बात है। वो उड़ता क्यों नहीं था, क्योंकि उसको डर था कि मैं जैसे ही उड़ूंगा तो मेरे पंख नहीं फड़फड़ाएंगे, मैं मर जाऊंगा। दूसरा, वो कैसे सीखा, उसकी माँ ने उसको मछली के लिए ललचाया और वो गिर गया, पंख फड़फड़ाया। ज़्यादा बात है नहीं। तो चलो मैं इसका ओनली वन आंसर, मतलब कैसा भी है आप इसको कर सकते हो, ठीक है, अपने रिस्क पे। द यंग सीगुल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, ये पहले का आंसर है कि क्यों डरता था वो। तो छोटा सीगुल उड़ने से डरता था, बिकॉज ही थॉट, क्योंकि उसने सोचा था, हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, कि उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, एंड ही वुड डाई, और वो मर जाएगा। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नहीं, सिस्टर तो एक ही थी शायद यार, उसके भाई और हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई, पहले ही उड़ना सीख चुके थे। एट लास्ट, अंत में, हिज फैमिली थ्रेटन्ड, उसके परिवार ने धमकी दी, एंड लेफ्ट अलोन, अकेला छोड़ दिया, ऑन द लेज, लेज होती है चट्टान का किनारा, चट्टान पर, टू स्ट्रेव, भूखा मरने के लिए। स्ट्रेव होता है भूखा मरना, तो उसको अकेला छोड़ दिया कि तू भूखा मर, तब तो स्ट्रेव अच्छा वर्ड है। एट लास्ट, अंत में, हर क्यों आएगा, हिज आएगा यार, ये पुल्लिंग है। हिज मदर, अंत में उसकी माँ ने, थॉट ऑफ ए प्लान, एक उपाय सोचा, एक तरकीब सोची। सी ब्रॉट, वो लाई, अ फिश, एक मछली, इन हर बीक, अपनी चोंच में पकड़ के, एंड टेम्पटेड, सबसे अच्छा वर्ड है टेम्पटेड, ललचाया, यानी उसको ललचाया, ठीक है, मछली खाने के लिए। एंड टेम्पटेड द सीगुल, और सीगुल को ललचाया, फॉर द फिश, मछली के लिए। एज ही वेंट फॉरवर्ड, जैसे ही वो आगे गया, टू कैच द फिश, मछली को पकड़ने के लिए, ही फेल डाउन, वो नीचे गिर गया, टुवार्ड द सी, समुद्र की तरफ। फर्स्ट, सबसे पहले तो ही फ्राइटन, वो डर गया, बट ही फाउंड हिज विंग्स फ्लैपिंग, लेकिन उसने अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए पाया, महसूस किया कि मेरे पंख फड़फड़ा रहे हैं, पंख खुल गए हैं। दस, इस तरह से टिमिड सीगुल हैड लर्न टू फ्लाई, इस तरह से टिमिड होता है डरपोक, डरपोक सीगुल उड़ना सीख चुका था।
तो ऐसे इसमें कोई अच्छे वर्ड आए जैसे थ्रेटन्ड है, इनको आप अंडरलाइन करके आ सकते हो एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ यार याद है, अच्छे वर्ड लेके हैं, कैची वर्ड हैं, तो आपको अच्छे नंबर दे दे। ठीक है, तो भैया ये था आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट का ओनली 1 आंसर। आप इससे अपना काम चला सकते हो, और आप ज़्यादा ही सीरियस स्टूडेंट हो तो छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको अलग से भी लिख सकते हो। लेकिन ये एक जुगाड़ है, यदि आप पूरी साल नहीं पढ़े, मौज मस्ती करते रहे, आलसी हो, तो लास्ट में इससे आपका काम चल जाएगा। ये नहीं हो सकता, देखो चैप्टर का फर्क है। इस चैप्टर में पक्का कह सकता हूँ कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर आपने लिख दिया तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। अब ये आया कैसे उड़ना सीखा, फिर पूरे मिल जाएंगे। वो डरता क्यों था, ये यहाँ तक है, आपने ये एक्स्ट्रा लिख दिया तो फिर इसमें आधे मिल जाएंगे, कुछ और है, मतलब मिलेंगे जरूर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, या फिर मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, कर लो। ठीक है, ओके बाय। प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। तो चलिए देखते हैं 10th क्लास की इंग्लिश की पहली बुक फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर 2 पार्ट में है। उसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसका जो पहला पार्ट है उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो एक सीगुल के बारे में है कि एक सीगुल कैसे उड़ा, जिसका मैं करवा चुका हूं। और आज इसका दूसरा पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, अर्थात काला वायुयान, काला हवाई जहाज। इसको लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने। हमेशा की तरह से इसका ओनली 1 आंसर। ऐसे स्टूडेंट जिनके एग्जाम आ गए, सर कुछ नहीं पढ़ा, सर जल्दी से कोई सॉल्यूशन दे दो, तो ये वो सॉल्यूशन है। और जैसा मैंने बताया कि आपके मन में एक डाउट आएगा, और देखो शुरू के वीडियो में बता दी मैंने पहले चैप्टर में कि बार बार मत पूछना, फिर से रिपीट करना पड़ता है, पता नहीं कौन सा स्टूडेंट कौन सी वीडियो को देख रहा हो। अब डाउट तो आएगा कि सर क्या इससे काम चल जाएगा। हाँ, इससे आपका काम चल जाएगा, लेकिन फुल मार्क्स की गारंटी नहीं है। देखिए चैप्टर का फर्क होता है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं उनमें से ओनली 1 आंसर से आपका काम अच्छे खासा चल जाता है, जैसे कि ये है, इससे पिछला वाला था, है ना, हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्योंकि इनमें ज़्यादा मैटर है नहीं, छोटी सी बात है कि भाई जो वो पायलट था, प्लेन को उड़ा रहा था, तो सुरक्षित कैसे आया, किसने उसकी मदद की, सारी बात इसमें आ गई। मतलब ज़्यादा मैटर है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको शायद पूरे नंबर मिल जाए, या फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने लिखा और आपका बिल्कुल 0 हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हाँ, इसका ओनली 1 आंसर कराने से पहले इसकी समरी बता दूं थोड़ा हिंदी में। वैसे सरल ये आपको पता होगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर था, लेकिन मेरे मुंह से भी एक बार और सुन लो और रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं है। इसमें जो नरेटर है, जो वर्णन कर रहा है, जो लेखक है, वो सेना में पायलट है, मतलब सैनिक है, पायलट है, कुछ भी है, प्लेन उड़ाता है। अब वो फ्रांस में नौकरी करता है, उसका घर इंग्लैंड में है, तो फ्रांस से इंग्लैंड आ रहा है अपने प्लेन में। प्लेन का नाम है ओल्ड डेकोटा ES-088। उसको उड़ा के फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है रात के समय में। इजी उड़ान थी, मतलब मस्ती में था। वो सोच रहा था कि यार सुबह तक घर पहुंच जाऊंगा, और अच्छे ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा था, फैमिली के साथ मिलूंगा, खुश था, सब कुछ आसान था। लेकिन तभी वो 150 किलोमीटर पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस से 150 किलोमीटर आगे बढ़ा, तभी उसने अपने सामने तूफान देखा, काले काले बादल देखे। अब वो सोच रहा है कि यार अब ये इजी उड़ान नहीं रही, अब मैं अगर बादलों में फंसूं अंदर तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। और सबसे मेन बात, अब मैं अगर बैक गया तो बैक भी नहीं जा सकता, क्योंकि प्लेन में फ्यूल कम है, ईंधन कम है। और दूसरी बात, जैसे माना कि ये फ्रांस है और यहाँ पे ये इंग्लैंड है, ठीक है, और यहाँ पे वो ऐसे उड़ान भर रहा है, ठीक है, सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही 150 किलोमीटर पहुंचा तो यहाँ पे एक तूफान आ गया उसके सामने, ठीक है, काले काले बादल, ऐसे तूफान। अब वो ईंधन इतना कम है, फ्यूल टैंक में इतना कम है कि वो वापस भी नहीं जा सकता, या फिर ऐसे इसको, भाई देखो हर जगह तो तूफान होगा नहीं, इसको ऐसे क्रॉस करके ऐसे पहुंच जाए। अगर ऐसे जाएगा तो भी दूरी ज़्यादा हो जाएगी, तो भी ईंधन नहीं है। फिर उसने क्या किया, डिसाइडेड, निश्चय कर लिया, रिस्क। दोनों चैप्टर में एक ही मतलब है यार, आप कूदो तो सही, हिम्मत तो करो। तो इसने इस भयंकर तूफान में ही अपने प्लेन को, डेकोटा को घुसा दिया। जब ऐसा हुआ तभी इसने एक अजीब सी चीज देखी, इसके बगल में, इसके पैरेलल, जैसे कि इसका प्लेन ऐसे उड़ रहा है तो यहां पर इसने काला वायुयान देखा, ब्लैक एरोप्लेन देखा, जो कि चैप्टर का नाम है। यानी एक और प्लेन उड़ रहा था, उसका पायलट उसके अंदर बैठा था, लेकिन पायलट साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि उसमें लाइट नहीं थी, उसके विंग्स, पंखों पर भी लाइट नहीं थी। तो क्या हुआ कि बस वो ये ब्लैक एरोप्लेन उसके आगे निकल गया, और ये हमारा जो नरेटर है इसके पीछे 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 करके चलता रहा, बस कि भैया मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। और ऐसे करके सुरक्षित फ्रांस में, इंग्लैंड में एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड हो गया।
अब ये दौड़ करके वहां गया कंट्रोल रूम में, कंट्रोल सेंटर पे, कि भाई उससे लेडी से पूछूं जो वहां पे बैठी थी कंट्रोल सेंटर में कि वो दूसरा एरोप्लेन कहाँ है, उसको मैं धन्यवाद तो बोलूं। हाँ सॉरी, जब ये उतरा था ना तो वैसे उसको वो दूसरा एरोप्लेन नहीं दिखा, वो सॉरी गायब हो गया, मैं थोड़ा गलत बोल गया था, पहले आगे बढ़ गया, तो वो उसको नहीं दिखा गया, उसको धन्यवाद दूं। अब ये दौड़ के यहाँ गया उस लेडी से पूछने के लिए जो कंट्रोल सेंटर में बैठी थी कि भाई वो जो दूसरा एरोप्लेन है वो कहाँ है जिसका पीछे करके मैं आया। तो पता है लेडी क्या बोली, सर आज रात इस आकाश में आपका प्लेन अकेला था और कोई प्लेन था ही नहीं। तो वो चक्कर में पड़ गया। फिर वो कौन था, अब मैं बताऊं वो कौन था, वो कोई भी नहीं था। ये जो कहानियां होती है ना, मैं अक्सर कहता हूं, अब पता है हमारे टीचर भी जैसा मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर फिर वो क्या था, कोई भूत था, क्या था? अरे कुछ नहीं था, कहानियां झूठी होती है। कहानियों का मकसद होता है कोई शिक्षा देना, बच्चों को कोई मोटिव देना। जो दोनों स्टोरी सीगुल वाली आपने मेरे चैनल पर देखी होगी, ये वाली एक ही मोटिव है कि जब खतरा सामने आया ना तो डर के उल्टा नहीं जाना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। जब उसका सामना करते हैं तो फिर ईश्वर हमारी मदद करते हैं। हालांकि ईश्वर है नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक हमारे अंदर विट होती है, बुद्धिमानी होती है, हमारे अंदर एक साहस होता है जो उससे लड़ सकता है। अगर ये वापस चला जाता तो खतरा था इसकी लाइफ को, क्योंकि ईंधन था ही नहीं इतना कि वापस चला जाए इधर से ज़्यादा, तो भी इसकी लाइफ को खतरा था। तो बस एक ही है, चल बेटा सामने। अब जब सामने चला ना तो फिर दूसरा जो एरोप्लेन है वो इसका एक मति भ्रम है, वो है ही नहीं कहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, कहानी एग्जिस्ट नहीं करती। सिर्फ ये बताया गया है कि अगर आप ऐसे तूफान से तो मतलब क्या है, कोई भी परिस्थिति में अगर आप आगे बढ़ गए, उससे जूझे लड़े, तो आपको सफलता मिल जाएगी, आप उससे बाहर आ जाओगे। कोई आपकी मदद करता है, और कोई कौन, खुद ही आप अपनी मदद करते हो। ठीक है, तो दूसरा एरोप्लेन तो कोई था ही नहीं, उसका भ्रम था केवल। ठीक है, तो भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। ठीक है, तो चलो ये इसकी समरी हो गई। अब फटाफट से इसका ओनली वन आंसर देख लेते हैं। द नरेटर होता है वर्णनकर्ता जो इस चैप्टर को लिख रहा है। द नरेटर वाज फ्लाइंग, उड़ रहा था, फ्रांस टू इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड, इन हिज ओल्ड डेकोटा, अपने पुराने डेकोटा में। DS-088 में लिखना भूल गया था, लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, प्लेन। ठीक है, ही वांटेड टू स्पेंड, वो बिताना चाहता था हॉलीडे, छुट्टियां, विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। अब क्यों उड़ रहा था, क्योंकि परिवार के साथ छुट्टियां बिताना चाहता था। सो ही वाज इन हैप्पी मूड, इसलिए वो खुशी मूड में था। इन द प्लेन, अपने प्लेन में। सडनली, अचानक, ही सा, उसने देखा, डार्क क्लाउड्स, काले काले बादल, इन द स्काई, आकाश में। एंड कॉट, और फंस गया, इनटू अ स्टॉर्म, एक तूफान में। हिज रेडियो कंपास, उसका रेडियो कंपास और अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर नॉट वर्किंग, भी काम नहीं कर रहे थे, वो डेड हो गए थे। ही हैड नॉट एनफ फ्यूल, उसके अंदर उसके पास पर्याप्त ईंधन नहीं था। इन द प्लेन, प्लेन में। यानी अक्सर गलतियां होती है ना, ये मत समझो करो हमसे ही होती है गलतियां, टीचर से भी होती है भाई। तो ही हैड नॉट एनफ फ्यूल इन द प्लेन, उसके पास प्लेन में पर्याप्त ईंधन नहीं था। टू गो बैक, वापस जाने का। एट लास्ट, अंत में, ही डिसाइडेड टू गो फॉरवर्ड, अचानक उसने आगे बढ़ने का निश्चय किया, अंत में आगे बढ़ने का निश्चय किया। सडनली, अचानक, ही सा, उसने देखा, एन अनदर ब्लैक एरोप्लेन, एक दूसरा काला वायुयान, हवाई जहाज, इन द स्काई, आकाश में, विदाउट लाइट्स, बिना लाइट के। इट वांटेड टू हेल्प हिम, ये उसकी मदद करना चाहता था। कौन? दूसरा एरोप्लेन। इट उसके लिए है, ये उसकी मदद करना चाहता था इन द स्टॉर्म, तूफान में। सो इसलिए, फॉलोइंग, पीछा करते हुए, पीछे पीछे चलते हुए, द ब्लैक एरोप्लेन, उस काले वायुयान के, द नरेटर, वर्णनकर्ता, लेखक, रीच्ड, पहुंच गया, सेफली, सुरक्षित, टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर। बट ही गॉट सरप्राइज, लेकिन उसको बहुत आश्चर्य हुआ। व्हेन द लेडी, जब जो महिला थी, एट द कंट्रोल रूम, जो कंट्रोल रूम में थी, कंट्रोल सेंटर पे थी, ने टोल्ड हिम, उसको बताया, दैट देयर वाज नो अदर एरोप्लेन, की कोई दूसरा एरोप्लेन था ही नहीं, इन द स्काई, आकाश में, दैट नाइट, उस रात। इट्स मीन, इसका मतलब है, गॉड हेल्प द पर्सन्स, ईश्वर उन लोगों की मदद करता है, हु हेल्प देमसेल्फ, जो खुद की मदद करते हैं। अर्थात जाको राके साइया, मार सके ना कोई, कहावत है ना। और कुछ भी नहीं है, ठीक है, रिस्क लो, आपको हेल्प मिलेगी। कौन? आप खुद हेल्प करते हो, आपके अंदर ज़्यादा शक्ति आ जाती है, तो जूझने की क्षमता हर इंसान के अंदर है। पंख हैं, खुल जाएंगे, पिछले चैप्टर में बताया था ना, वही वाली बात है। ठीक है यार, एक चीज़ मुझे खटक रही है, डेकोटा, उसका पूरा नाम लिख दो तो क्या है, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। DS-088, बस। अब प्लेन रहने दो, और प्लेन और लिखना चाहो तो लिख दो। तो वो अपने पुराने डेकोटा DS-088 को उड़ा रहा था ना। ओके, बस ये हो गया। ठीक है, तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, क्विक सॉल्यूशन के साथ। आपको एग्जाम के टाइम पे ऐसे सॉल्यूशन चाहिए और वो मैं अवेलेबल करवाता हूँ। ठीक है, तो आप फटाफट इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बाय।
प्यारे बच्चों, आपके इंग्लिश के पेपर के लिए आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही कठिन चैप्टर का फटाफट सॉल्यूशन, यानी 5-7 मिनट में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। पूरे साल पढ़ा नहीं पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चैप्टर का नाम है फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर क्लास में ये चैप्टर समझ में नहीं आया। चैप्टर तो सही है बट लैंग्वेज थोड़ी कठिन है, स्पेलिंग थोड़ी कठिन है, तो समझ में नहीं आया होगा। तो हमेशा की तरह से इसका भी हमने ओनली 1 आंसर आपके लिए दे दिया। माना कल आपका एग्जाम है, परसों एग्जाम है, तो इसको लिख करके आप अपना काम चला सकते हो। ये मत कहना कि सर पूरे नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं है। ये वीडियो, ये जो सीरीज चल रही है, ये ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो पूरी साल नहीं पढ़े, अब एग्जाम कल है, तो फटाफट से एक कह सकते हैं ना, एक शॉर्ट रिविजन हो गया और शॉर्ट सॉल्यूशन है। आप चाहो तो लिखना, ना चाहो तो मत लिखना। तो देखिए, हाँ, सबसे पहले इसकी समरी बता दूं तो इसकी समरी ये है कि हमारे देश में जो काम महात्मा गांधी जी ने किया था, क्या किया था, अंग्रेजों से लड़े थे। सेम साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला अंग्रेजों से लड़े थे और साउथ अफ्रीका को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई थी। आपको एक बहुत ही मजेदार बात बताऊं, ये जो अंग्रेज है ना, इन्होंने कभी ना कभी इस विश्व के, इस दुनिया के 3/4 देशों पर शासन किया हुआ है। जैसे भारत में 300 सालों तक रहे थे। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने इनके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और उस लड़ाई में महात्मा गांधी का नाम मेन पे आता है क्योंकि वो अहिंसक तरीके से लड़े थे। सेम साउथ अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला है, एक बात और बता दूं, नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है और ये गांधी जी से बहुत इन्फ्लुएंस थे। मतलब लगभग इनका काम करने का तरीका गांधी का जैसा ही था। ये अहिंसक तरीके से लड़े थे। और एक मजेदार बात बताऊं, इन नेल्सन मंडेला ने अपनी पूरी जवानी, यानी अपने जीवन के 27 साल जेल में गुजारे थे और फिर लास्ट में 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिली। और ये पहले अश्वेत यानी ब्लैक, उससे पहले यहाँ पे गोरे लोगों का राज था, अंग्रेजों का राज था, तो पहले ये अश्वेत ब्लैक वहाँ के प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने। अब ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, इनकी आत्मकथा है और उसका नाम भी यही है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसमें से लिया गया अंश है। और ये जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में जो वहाँ इनॉग्रेशन था, जो उद्घाटन था, जब आज़ादी मिली, तो वर्ल्ड के 140 देशों को आमंत्रित किया गया था। मतलब बहुत बड़ी बात है कि किसी उद्घाटन समारोह में 140 वर्ल्ड लीडर इकट्ठे हुए हों। तो वहाँ पर इन्होंने एक भाषण दिया था और अपनी आज़ादी की लड़ाई को याद किया था। मतलब इस चैप्टर में ये समझो कि महात्मा गांधी अपने जीवन की कहानी बताएं, अपने आज़ादी के संघर्षों को बताएं, बस वही चीज़ है। तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब जो चैप्टर मेन बात है वो सारी मैंने इसमें समेटने की कोशिश की है। और एक बात मैं फिर बता रहा हूँ, ये चैप्टर का हिसाब होता है। मतलब कोई चैप्टर तो ऐसा है कि इसमें थोड़ी बात है, वो एक 1 आंसर में पूरी कवर हो जाती है, यानी ऐसे आ जा, ऐसे आ जा, ऐसे आ जा, काम चल जाएगा। लेकिन जो चैप्टर बड़े होते हैं उनमें थोड़ी मुश्किल होती है, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, एग्जामिनर को दिख जाए उसमें, उसके जो मेन पॉइंट है, जो टॉप मतलब काम की चीज़ें, उन सबको मैं समेटने की कोशिश करता हूँ ओनली 1 आंसर में। तो ये तो इसकी समरी हो गई। और क्या बताऊँ, 10 मई 1994 का दिन था, ऐसे शुरुआत हुई है। अपनी पुत्री जैनानी के साथ वो बैठे थे, उनको राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई, 2 अन्य लोगों को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। और साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे वो ऐसे आकाश में चक्कर लगा रहे थे और इन्होंने साउथ अफ्रीका को गरीबी से, अज्ञानता से और इन चीज़ों से मुक्त करने की शपथ ली। और एक खास बात, 2 राष्ट्रगान बनाए गए, मतलब 2 राष्ट्रगान गाए गए, एक काले लोगों के लिए, एक गोरे लोगों के लिए। उससे पहले साउथ अफ्रीका पर अंग्रेजों का अधिकार था, यानी वो दमन करते थे, उनका शासन था। पहली बार आज़ाद हुआ और आज़ाद साउथ अफ्रीका का अश्वेत, जिसने लंबी लड़ाई लड़ी, उसको राष्ट्रपति बनाया गया। तो उनका ये बखान है, मतलब बखान क्या, उनकी यादें हैं। ठीक है, चलो इसका 1 आंसर देखते हैं। तो देखिए, इन हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किताब का नाम है जो उन्होंने खुद के ऊपर लिखी। नेल्सन मंडेला रिकॉल्स, नेल्सन मंडेला याद करते हैं द हिस्टोरिक ओकेजन, एक ऐतिहासिक अवसर को, ऑफ इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन होता है उद्घाटन, ऑन 10 मई 1994, 10 मई 1994 को, वहन जब ही वाज इलेक्टेड, उसको चुना गया था, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहला अश्वेत यानी काला राष्ट्रपति ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का। द सेरेमनी, जो समारोह थे, टुक प्लेस हुए इन द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग के एक एम्पी थिएटर होता है, गोलाकार रंगमंडल, गोलाकार रंगमंडल इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया एक शहर है। अब ये मैंने क्यों डाला प्रिटोरिया, ये एक क्वेश्चन बनता है कि वो सेरेमनीज कहाँ हुए, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटे मगर आ जाए, तो मैंने डाल दिया।
फिर थोड़े फैक्ट भी हैं, फैक्टों से बहुत फर्क पड़ता है। टीचर थोड़ा, हाँ भाई चलो प्रिटोरिया लिखा है इसने, एम्फी थिएटर लिखा है ना, ये बुक का नाम ये है, सॉरी। तो जो मोस्ट चीज़ हो ना, अच्छा वर्ड उसको, कैची वर्ड उसको अंडरलाइन कर दिया करो। इनॉग्रेशन अच्छा वर्ड है, उद्घाटन। मंडेला थैंक्ड, मंडेला ने धन्यवाद दिया टू द वर्ल्ड लीडर्स, विश्व के नेताओं को, होता ना, आप सभी को धन्यवाद है कि आप यहाँ पे आए। तो संसार से जो नेता आए थे उनको धन्यवाद दिया। एंड रिकॉल्ड, और याद किया, हिज फॉर्मर फ्रीडम फाइटर्स, अपने से पहले गुजर चुके स्वतंत्रता सेनानियों को। कितना अच्छा कहा है कि लंबी सी लाइन थी, मैं इसका अंतिम हूँ, मतलब बहुत सारे लोग बलिदान करके गुजर गए और वो बेचारे इस क्षण को, इस आज़ादी की चमक को नहीं देख सके, लेकिन मैं अकेला इकलौता अंतिम हूँ जो उस क्षण का भी गवाह था, यानी संघर्ष का भी और इस मजे का भी गवाह हूँ। तो ये बहुत अच्छी लाइन थी। तो उन्होंने अपने से पहले के फ्रीडम फाइटर्स को याद किया। ही टोल्ड अबाउट हिज स्ट्रगल्स, ये स्ट्रगल्स नहीं आएगा, जर्नी आएगा, यात्रा को याद किया, सॉरी, उसने अपनी यात्रा को याद किया। एट द टाइम ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष के समय की यात्रा, फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए। ही स्पेंट, उसने बिताए थे 27 ईयर्स, 27 साल, इन द प्रिजन, जेल के अंदर। एंड वाज टॉर्चर्ड, और उसको यातनाएं दी गई, बाय द वाइट मीन, गोरे लोगों के द्वारा, और ब्रिटिश के गोरे लोगों के द्वारा। ही हैड अ ग्रेट हंगर, उसके अंदर एक बड़ी भूख थी, फॉर फ्रीडम, आज़ादी की, आज़ादी पाने की। एंड फॉट, और लड़ा, फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए। उसके लोग कैसे थे? ब्लैक पीपल, काले लोगों के लिए। अगेंस्ट, विरुद्ध, द कलर प्रेजुडिस, रंग भेद की नीति के खिलाफ, यानी जो अंग्रेज लोग काले लोगों के प्रति पहले से प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह रखते थे, उनके प्रति नफरत रखते थे, उसके खिलाफ लड़ा। हिज फेमस कोट्स आर, उसकी प्रसिद्ध उक्तियां हैं या उसके प्रसिद्ध कथन ये हैं, इस चैप्टर में ये आए दोनों। लव इज मोर नेचुरल देन हेट, जो प्यार है वो घृणा की बजाय, हेट होती है घृणा की बजाय, अधिक स्वाभाविक है। उन्होंने साफ कहा है कि हमारे मन में प्रेम पहले आता है, घृणा नहीं आती। घृणा करना तो हमको सिखाया जाता है, अगर आप किसी व्यक्ति को देखोगे तो उसके प्रति पहले हमारे मन में प्रेम आएगा, लेकिन घृणा, अब घृणा कब आएगी? जब दिमाग में डाल दिया ये काला है, ये काला है। अब गोरे लोग काले लोगों से घृणा करते हैं। अब देखो हमारे देश में तो कितनी जातियां, कितनी तरह की लड़ाइयां हैं, लेकिन वहां पर यूरोप में, पश्चिम में 2 ही लड़ाइयां हैं। जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों से घृणा करते हैं, इसे कलर प्रेजुडिस बोलते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि प्यार जो है वो घृणा की बजाय अधिक स्वाभाविक है। घृणा तो बैठाई गई है, बताई गई है, वरना प्यार तो जिस तरह से घृणा करना सिखाया जा सकता है उसी तरह से प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। अच्छी लाइन है। दूसरी बात क्या है? एंड अनदर, दूसरी है, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बट द ट्रम्फ ओवर इट, बल्कि इस पर विजय प्राप्त करना है। अगर किसी व्यक्ति को डर ही नहीं लगता तो साहसी नहीं है, साहसी वो है जिसने डर को जीता। बहुत अच्छी लाइन है, इसलिए मैंने जिक्र किया। और लास्ट में ही वाज कॉल्ड द गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका, उसे साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। तो भैया ये है आपका ओनली 1 आंसर, आप इससे अपना काम चला सकते हो। एक आध और अंडरलाइन कर देता हूँ, स्पेंड 70 ईयर्स 20, एक मिनट, सत्ताईस साल गुजारे थे उन्होंने प्रिजन में, जेल में, है ना। और प्रेजुडिस, कलर प्रेजुडिस अच्छा वर्ड है, मतलब 5-7 वर्ड ऐसे कर दिया करो, हर एक को नहीं, जो आपको लगे कि हाँ कैची वर्ड है और थोड़ा सा एग्जाम से मतलब वो पार्ट से रिलेट करता है, उसको कर दिया करो। थोड़ा टफ होना चाहिए, फिर अच्छा रहता है एग्जाम के लिए। तो भाई ये आपका मन आंसर है। अब आप चाहो तो इससे काम चला सकते हो, ना चाहो तो जाकर डीप पढ़ लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये एग्जाम के टाइम पे जल्दी से रिवीजन हो गया और मेन चीज़ें दिमाग में आ गई। अब आप चाहो तो भले अपनी जो गाइड वगैरह है जहाँ पे, उनको भी जाकर देख सकते हो। और बहुत आलसी हो, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आप इससे भी अपना काम चला सकते हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको इसमें कोई 0 दे दे, क्योंकि पूरा चैप्टर दिख रहा है। अब अंतर आता है बड़े का छोटे का। अगर बड़ा आया तो फिर ये है कि भाई आज़ादी की लड़ाई क्या थी, मतलब कुछ भी, या नेल्सन मंडेला का कैरेक्टर स्केच लिखो, उन्होंने क्या क्या किया, तो फिर ये ठीक है। और कुछ और आया तो फिर अपने हिसाब से तुम टैकल कर लेना। छोटा आया तो छोटे, इसमें से कुछ मैंने जिक्र 2-3 ही किए। चैप्टर बहुत बड़ा था, इसका ओनली 1 आंसर बनाने में मतलब उतना सटीक नहीं बैठता। मैं तो साफ साफ कह देता हूँ, ठीक है, झूठ बोलने से क्या फायदा। तो आप चाहो तो काम में ले सकते हो, ना चाहो तो मत लेना, ठीक है। तो ओके, बाय। प्यारे बच्चे, इंग्लिश वाले, महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। तो आपके अंग्रेजी के पेपर के लिए आज हम लेकर आए हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर
फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, हमेशा की तरह से इसमें से ओनली वन आंसर, यानी आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, 1-2 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो इस चैप्टर में से यदि कोई क्वेश्चन आए तो उसके लिए हमने केवल एक ही आंसर तैयार किया है। अब अक्सर मुझे हर वीडियो में कहना पड़ता है, ये सीरीज चल रही है कि भैया ये मत कहना कमेंट में कि सर इसको लिख दूंगा तो पूरे नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूँ। ये आपकी डिमांड पर है कि भाई जल्दी से फटाफट से रिविजन हो जाए। और हाँ, जो मेन घटनाक्रम है जहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, उन सारी घटनाओं को, सारी बातों को मैंने इस वन आंसर में लिया है। तो चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, इसको लिखा भी एने फ्रैंक ने ही है। अब इसका ओनली वन आंसर बताने से पहले थोड़ी हिंदी में समरी बता दूं ताकि आपको ये चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो देखिए, जो लड़की है एक एने फ्रैंक, ये जर्मनी में पैदा हुई थी 1929 में, और एक बात बताऊं, 1945 में मर गई। ये इस दुनिया में मात्र 16 साल तक जीवित रही, फिर भी क्या काम कर गई कि हमको झेलनी पड़ रही है, सॉरी कि इसका चैप्टर आपके सिलेबस में आ गया। एक्चुअली ये लड़की समय से आगे थी, यानी कि जब ये 12-13 साल की थी ना, तो इसने एक डायरी लिखना शुरू किया था, और वो डायरी इतनी पॉपुलर हो गई इसके मरने के बाद कि वर्ल्ड की कई भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया जा चुका है। पता है क्यों हो रही है? क्योंकि 12-13 साल का बच्चा, जैसे कि आप 10th क्लास में हो तो आपकी उम्र होगी शायद 15-16, लेकिन उसने तो 12-13 से ही लिखना शुरू किया था। तो क्या मैच्योरिटी है यार इसके विचारों में, कि उन विचारों में दम था कि ये 12-13 साल का बच्चा किस तरह से सोच रहा है बातों को और किस तरह की बातें लिख रहा है। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसमें है क्या। तो देखिए, चैप्टर की शुरुआत ऐसे होती है कि उसके पास करने को कुछ नहीं था और वो लड़की थोड़ी तेज थी, तो उसने सोचा मैं करूं क्या। फिर उसने एक डायरी लिखने का निश्चय किया। एक खास बात ये भी आई है कि वो कहती कि यार मैं अपनी बातों को अगर मित्रों से कहूँ ना तो भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि मित्र जो है ना, आपने इसको बताया तो कुछ बातें पर्सनल होती है, सीक्रेट होती है, जिनको हम किसी को नहीं बता सकते। तो इसलिए उसने एक डायरी लिखने का फैसला किया। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, उसका मेंशन मैंने इसमें नहीं किया क्योंकि उससे भी जरूरी और बहुत सारी चीज़ें थी, बट मैं बता रहा हूँ कि उसने डायरी क्यों लिखने का निश्चय किया, ताकि वो अपनी पर्सनल थिंग्स को, पर्सनल बातों को, सीक्रेट्स को एक डायरी में लिख सके। डायरी का नाम क्या था? तो डायरी का नाम रखा उसने किट्टी। शुरुआत करती है वो अपनी फैमिली के बारे में बताते हुए कि मेरे फादर है, मदर है, मेरे फादर को मेरी मदर से प्यार था, बहुत बाद में शादी की थी, मेरे पिता बहुत अच्छे थे, चाचा चाची, काफ़ी लंबी फैमिली है, लेकिन वो कहती है कि दोस्त मेरा कोई नहीं है, अर्थात वो थोड़ी पर्सनल है, इंट्रोवर्ट है, अपने में खोई रहती है। इसके बाद वो लिखती है कि जब वो 4 साल की थी तो उसके पिता हॉलैंड एक देश है वहाँ चले गए थे, और उस अगले साल उसकी मम्मी भी चली गई, फिर उसकी बहन भी चली गई। हाँ, एक जिक्र आता है उसकी एक दादी थी जो भी उनके साथ रहती थी, तो दादी से वो बहुत प्यार करती थी, तो उसको भी हॉलैंड, वो भी हॉलैंड गई। पता है कब? जब उसकी बड़ी बहन जो 16 साल की थी उसका बर्थडे था। तो एक लाइन आई है, मानो मुझे मेरी बहन के बर्थडे के गिफ्ट के रूप में टेबल पर पटक दिया गया। अब वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वो अपनी दादी से प्यार करती थी, उसको कैसे, मतलब कैसे आप बता सकते हो? तो वहाँ पे उसने अपनी दादी के लिए एक अलग से मोमबत्ती जलाई थी, ठीक है, लिट अ कैंडल। ये क्वेश्चन बनता है छोटा वाला। जो भी क्वेश्चन है वहाँ पे मैं जिक्र करता जा रहा हूँ, ये तो फैमिली की बात हो गई, ठीक है। अब क्लास के सीन शुरू होते हैं, यानी अपनी डायरी में वो क्लास की बातों को लिखती है, जो कि बहुत ही फनी है। पहली बात क्या कि हमारा रिजल्ट आने वाला है, तो क्लास में शर्त लग रही है, नहीं मैं फेल होऊंगा तू पास होगा, वो कहेगा नहीं मैं नहीं होऊंगा तू होगा, तो बच्चे इस तरह की बात करते ही है। अब यहाँ पे अब देखो, हाँ एनए ने एक लाइन बोली थी कि अगर मेरा बस चले ना तो आधी क्लास को फेल कर दूं, ये बिल्कुल गधे हैं, इस तरह की बात करती है लड़कों के बारे में और लड़कियों के बारे में भी। और हाँ, फिर उसने एक लाइन लिखी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो हम टीचर्स पे सूट करती है। उसने कहा था द टीचर्स, फिर भी, हालांकि भाई पास फेल तो कौन होगा, लेकिन फिर भी द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। अध्यापक पृथ्वी पर सबसे अधिक असंभावित प्राणी हैं जिनके बारे में आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते। यानी टीचर का मूड है, और आपने भी देखा होगा कई बार तो जैसे दो बच्चों ने सेम आंसर लिखा, उसको 2 नंबर दे दिए, तुम्हारा आधा नंबर काट लिया। क्यों काट लिया पता नहीं, किसको पास कर दे किसको फेल कर दे, कब गुस्सा आ जाए कब प्यार आ जाए, कभी तो दोस्त जैसे बन जाते हैं और कभी एकदम से क्रूर बन जाते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छी लाइन थी, क्योंकि हम भी अपने दिमाग में चीज़ फील करते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है, मतलब मूड की बात है, कई बार अच्छा मूड होता है कई बार नहीं होता, तो इस तरह की बातें चलती रहती है। अब एक मज़ेदार घटना का जिक्र आता है जो कि काफ़ी लंबा चलता है इस चैप्टर में। उसका एक मैथ का टीचर था और वो रूढ़िवादी था, फॉगी वर्ड आया है, जो एने फ्रैंक से चिढ़ता था। पता है क्यों? क्योंकि ये क्लास में बहुत बात करती थी, और एने फ्रैंक के क्लास में तो हर कोई बच्चे बात ही करते हैं, तो बार बार उसको रोकता था, डांटता था कि बात कर, लेकिन फिर भी वो, अब बच्चों क्या है, हम भी डांटते हैं, 2 मिनट चुप रहते हैं फिर बात, तो बच्चे तो बात करते ही हैं। वो कुछ ज़्यादा चिढ़ गया, तो एक दिन उसने एने फ्रैंक को एक निबंध ऐसे लिखने को बोला, सजा के तौर पर, पनिशमेंट के तौर पर, कि तू चैटर बॉक्स पे एक निबंध लिख के लाएगी। अब वो खुद देखो, चैटर बॉक्स मतलब होता है बातूनी, वो लड़की बात करती है, अब यही सजा दे दी कि तू बातूनी पे निबंध लिख। मर गए।
अब उसने उसको अपने नोट डाउन कर लिया, घर पे गई और फिर अब लड़की बहुत तेज थी, है ना, पता नहीं कितना पढ़ा लिखा, लेकिन 2-3 उसमें बताए, फैक्ट बताए जो बहुत अच्छे थे। एक उसने बताया कि सर जो बातचीत करना है, टॉकिंग इज द ट्रेट ऑफ द स्टूडेंट्स, बातचीत करना स्टूडेंट्स का ट्रेट है, स्वाभाविक गुण है, मतलब बच्चे क्लास में बात करते ही हैं, इसलिए मैं भी कर लेती हूँ। दूसरी बात उसने इनहेरिटेड वाली बात बताई कि ये एक जन्मजात गुण है, इनहेरिटेड है, इनहेरिटेड होता है जन्मजात वंशानुगत। मेरी मम्मी बहुत बात करती है इसलिए मैं भी बहुत बात करती हूँ, तो मैं क्या करूँ बताओ। और इनहेरिट मतलब वंशानुगत जो इनहेरिटेड चीज़ें उनके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। तो ये काफ़ी अच्छे उसने रीजन दिए, तर्क दिए, आर्गूमेंट दिए, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं उस लड़की के तर्कों में दम था। लेकिन मिस्टर किसिंग हंसा, मतलब उसके रीजन्स पे हंसा, और इतना मैं नहीं बोलना चाहिए ऐसा, मतलब पता नहीं क्या प्राणी था। फिर दोबारा से एक निबंध दे दिया, उसका टाइटल था इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, अर्थात ऐसा बातूनी जो कभी बदल नहीं सकता, मतलब पक्का बातूनी। और वो लड़की बेचारी फिर क्या करे, दोबारा से लिख दिया, तीसरी बार फिर दे दिया क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, मतलब इस नाम से दे दिया। बात वही है कि चैटर बॉक्स पे आपको निबंध लिखना है, तो जिस लड़की ने 2-2 बार लिख दिया हो, सारे रीजन तर्क खत्म हो गए, तीसरी बार क्या लिखे। इस बार उसने एक स्मार्ट आइडिया निकाला। उसकी एक दोस्त थी जो पोयम में अच्छी थी, तो उसने कहानी को पोयम का रूप दे दिया। कहानी क्या छोटी सी बात है कि एक स्वान था, एक हंस था, ठीक है, बतख, उनके 3 बच्चे थे। वो बच्चे बहुत बोलते थे, इसलिए उसके स्वान फादर ने, हंस पिता ने, तीनों को मार दिया, चोंच दे देकर मार दिया। पता है, ये उसको दे दिया, मिस्टर किसिंग को दे दिया। अब इसमें साफ साफ क्या मैसेज आ रहा है, आपको शायद क्लास में बात समझ में नहीं आई होगी। ये व्यंग में कहा, ठीक है, ये सटायर में कही गई बात है कि जो बतख, उसके 3 बच्चे हैं, वो बहुत बोलते हैं। अब बहुत बोलते हैं तो उसके पिता ने उनको मार दिया। अब मार दिया तो किस्सा खत्म, मतलब तू मुझे मार दे भाई। मतलब ये जन्मजात गुण है या फिर स्टूडेंट्स का ट्रेट है, बच्चे बात करते हैं, मैं बात करने से नहीं रह सकती, अगर तुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो जैसे उसने मार दिया वैसे मार दे। मतलब लास्ट में ये किस्सा कब खत्म होगा, मुझे मारने से होगा। लकीली, सौभाग्य से मिस्टर किसिंग ने इसको पॉजिटिवली लिया, ठीक है, इसको पॉजिटिव लिया, वो समझ गया, मतलब तो बुद्धू तो नहीं था, और फिर इसको फ्री कर दिया, अलाउ कर दिया। वो खूब हंसा, क्लासों में भी उसके इस पोएट्री को, इस मैसेज को, इस स्टोरी को दिखाया। तो कहने मतलब इस तरह से तो 4-5 घटनाएं हैं। मतलब वो क्यों लिखना शुरू किया, क्योंकि उसको कोई दोस्त नहीं था जिससे वो अपने पर्सनल को सीखे। डायरी का नाम क्या है, उसके बाद ग्रैंड मदर वाली बात आती है, उसके बाद फिर क्लास की बात शुरू हो जाती है। मिस्टर किसिंग का जो मेन सीन है यही है बस इसमें, ठीक है। अब ये सारे के सारे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ये एक आर्ट है कि सारी चीज़ों को इसमें रख दिया। तो देखिए, दो यद्यपि एने फ्रैंक अ जर्मन गर्ल, यद्यपि एने फ्रैंक जो एक जर्मन लड़की थी, डाइड, मर गई थी, ओनली एट द एज ऑफ 16, केवल 16 साल की उम्र में। बट सी गॉट फेमस, लेकिन वो फेमस हो गई फॉर हर डायरी, अपनी डायरी के लिए, किट्टी, डायरी का नाम था किट्टी, विच जिसको सी रोट एट द एज ऑफ 13, जिसको उसने 13 साल की उम्र में लिखा था। थ्रू दिस डायरी के माध्यम से वी फाइंड, हम पाते हैं एन्ने को, अ वेरी मैच्योर गर्ल, एक बहुत ही मैच्योर लड़की, परिपक्व लड़की। इन हर डायरी, अपनी डायरी में सी टेल्स, में बताती है अबाउट हर फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में, स्कूल के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में और टीचर्स के बारे में। सी लव्ड हर ग्रैंड मदर वेरी मच, वो अपनी दादी को बहुत प्यार करती थी। सो इसलिए सी लिट, उसने जलाई थी, अ कैंडल, एक मोमबत्ती, फॉर हर, उसके लिए, आफ्टर ग्रैंड मदर्स डेथ, दादी जी की मृत्यु के बाद, ऑन हर सिस्टर्स बर्थडे, अपनी बहन के जन्मदिन पर। सारी बात डाल दी इसके अंदर। हर मैथ टीचर मिस्टर किसिंग वाज एन ओल्ड फॉगी, उसका जो गणित का टीचर था मिस्टर किसिंग, एक पुराना रूढ़िवादी विचारों का व्यक्ति था। फॉगी होता है रूढ़िवादी। हु हेट्स एन ए, जो एन से घृणा करता था। फॉर टॉकिंग मच इन द क्लास में अधिक बात करने से। एज द पनिशमेंट, सजा के तौर पर, ही आस्क्ड, उसने कहा एन से टू राइट, एक निबंध, एन ऐसे, ऑन अ चैटर बॉक्स, एक बातूनी सब मतलब विषय पर। एन ए रोट दैट टॉकिंग, एन ने लिखा कि, अब देखो क्या रीजन दिए थे, अच्छा क्वेश्चन है कि जब उसने तो क्या बातें बताई थी अपने रीजन में। तो एन ए रोट दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रैट, कि बोलना एक विद्यार्थी का स्वाभाविक गुण है, एंड इनहेरिटेड, और ये जन्मजात भी है। आल्सो लाइक हर मदर, उसकी माँ की तरह, उसकी माँ जैसे बोलती है मैं बोलती हूँ। बट मिस्टर किसिंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मिस्टर किसिंग संतुष्ट नहीं हुआ। एट लास्ट एन ए रोट, अंत में एन ने लिखा, ए स्टोरी, एक कहानी, ऑफ 3 डकलिंग्स, 3 बतख के बच्चों की, हु वर बिटन टू डेथ, जिनको चोंच दे दे करके मार दिया गया था, बाई देयर स्वान फादर, उनके हंस पिता के द्वारा, बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलते थे। लकीली, सौभाग्य से, मिस्टर किसिंग टुक द जोक पॉजिटिवली, सौभाग्य से मिस्टर किसिंग ने इस जोक को सकारात्मक लिया।
एंड अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास, और उसको क्लास में बात करने से अलाउ कर दिया। तो भैया ये है जो मैं बोल रहा था, वो सारी चीज़ इसमें दिख गई ना, बस हो गया काम। अब ये मत कहना कमेंट में कि सर मैं लिखूँ नहीं लिखूँ, ये तुम डिसाइड करोगे। मेरा काम था, आपका एग्जाम कल है, परसों है, 4 दिन बाद है, फटाफट से रिवीजन हो गया और कुछ भी मैटर दिमाग में नहीं है तो ये आ गया, आप इसको लिख के आ सकते हो। तो ये तो हो नहीं सकता कि आप इसको लिखो वो 0 नहीं, चैप्टर तो है, बातें तो है, बट ये जरूर है कि उसने जो फैक्ट पूछा अगर आप वही लिख देते हो तो और भी अच्छी बात है। और उसका कैरेक्टर स्केच लिखो या कुछ बड़े में आ गया तो आप इसको लिख के आ सकते हो, ठीक है। तो आप इसको फटाफट से नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, बाय। प्यारे बच्चे, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। आपके एग्जाम्स को ध्यान में रख करके जो हमने ओनली वन आंसर सीरीज शुरू की थी, उसमें हम आज देखेंगे आपकी बुक, पहली बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर मैडम राइड्स द बस। हमेशा की तरह से इसका ओनली वन आंसर आपको लिखवा के तैयार कर दिया है। यदि आपने पूरी साल मौज मस्ती की है, कुछ नहीं पढ़ा है, आपका एग्जाम नज़दीक है, तो ये तुरंत रिवीजन है, 5-10 मिनट में आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब हर वीडियो में कहना पड़ता है यार, ये मत कहना कि सर पूरे नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब देखो, कोशिश तो मैंने ये की है कि सारा चैप्टर इसमें दिख रहा है, जो भी मेन बातें हैं, जो मेन छोटे छोटे क्वेश्चन है, सब के सब इसमें शामिल कर दिए। आगे आपकी मर्जी है, आप इसको काम में लेते हो नहीं लेते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैडम राइड्स द बस, इसको लिखा है वल्ली कानन ने, ठीक है। इसका ओनली वन आंसर कराने से पहले इसकी हिंदी में समरी बता दूं। बहुत ही फनी स्टोरी है, बहुत प्यारी सी कहानी। एक छोटी सी लड़की 8 साल की, जिसका नाम है वल्ली, वल्ली माई। वो गांव में रहती थी और उसका फेवरेट पास टाइम था। अब देखो, छोटे बच्चे क्या करते हैं, घरों से बाहर खेलते हैं, लेकिन वो अपने घर की दहलीज पर, डोरवे पर खड़ी हो जाती और बाहर गली में क्या चल रहा है बस देखती रहती, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये उसका फेवरेट पास टाइम था। अब देखते देखते एक सीन उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद बन गया, एक डिजायर बन गई। एक उसके गांव से एक बस जाती थी उसकी गली से शहर को, जो कि 6 किलोमीटर दूर था, पास में ही था एक कस्बा, वहां पे जाती थी और आती थी। अब वो हर बार उस बस को देख करके रोमांचित हो जाती कि यार क्या उसमें नई नई क्या सवारियां, मतलब पैसेंजर चढ़ते उतरते, उनके खुशी चेहरे। अब उसके मन में एक इच्छा आ गई, काश इस बस में एक बार मैं भी यात्रा करूं, इस बस में बैठ के देखूं, शहर जाऊं। बड़ा छोटी बच्ची है, कैसे जाए, किराया उसके पास है नहीं, बट ये इच्छा उसकी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। तो फिर पता है, हमारा दिमाग बहुत अजीब है, जिस चीज़ को हम ठान लेते हैं ना, ये उसके बारे में काम करना शुरू कर देता है। तो उसने यहाँ वहाँ से जो उसमें पैसेंजर्स जाते थे उनकी बात सुनी, पड़ोसियों की बात सुनी और कुछ कुछ जानकारी इकट्ठी कर ली। जानकारी निकल के ये आई, जैसे ही किराया 30 पैसे लगता है, मतलब एक साइड का, तो वो जाएगी आएगी तो 60 पैसे किराया लगेंगे। और जो ये कस्बा है, जो टाउन है जहाँ जाती है, वो 6 मील दूर है। मैं पहले 6 किलोमीटर बोला, गलत बोला, 6 मील दूर है। तीसरी बात, 45 मिनट लगते हैं, एक मतलब इधर से जाएगी तो 45 मिनट जाने के, 45 आने के। तीसरी बात, ये 1 बजे जाती है, तो खुद के बारे में सोच रही है कि मैं कैसे कब जाऊंगी। तो मैं 1 बजे जब ये जाती है तो चली जाऊंगी, 1:45 पे पहुंच जाएगी 45 मिनट में, और 2 बजे वहां से चल देगी तो मैं 2:45 तक घर आ सकती हूँ। अब कब जाऊंगी, मम्मी सोती है दोपहरी में। तो ये दिन उसने चुना। पैसे कहाँ से आए, तो उसने देखो बेचारी ने मेले में गई, झूले पे नहीं झूली, टॉफियाँ नहीं खाई, ऐसे कर करके उसने 60 पैसे बचा लिए, 30 आने के 30 जाने के। और एक डेट फिक्स कर ली कि मम्मी सो रही है, और फटाफट से जहाँ गली का मोड़ था वहाँ पे जाकर खड़ी हो गई। बहुत फनी स्टोरी है। और रोको रोको रोको, अब बस कंडक्टर चक्कर में पड़ गया कि यार ये छोटी सी बच्ची 8 साल की थोड़ी जाएगी अकेली। फिर उसने बस रोक दी। तो ये लो 30 पैसे, मतलब किराया करिए, ये किराया लो और मुझे जाना है। अब कंडक्टर ने कहा कौन है, कौन जा रहा है, मैं जा रही हूँ, ऐसे बोली, मैं जाऊँगी। तो वो भी फिर हंस पड़ा। फिर उसने उसको हाथ दिया, नहीं नहीं मैं खुद चढ़ूंगी। तो वो तो हर चीज़ को एंजॉय करना चाहती थी ना। यहाँ पे एक थोड़ी सी फनी बात और बताऊँ, वल्ली ने 30 पैसे दिए, ये कोई क्वेश्चन नहीं है मेरी तरफ से, ये मैंने ये चीज़ जज की है। जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको आप कोई मतलब शॉप पे जाएंगे सामान लेने, कोई भी चीज़, पहले पैसे देते हैं क्योंकि वो ईमानदार होते हैं। और जो बड़े होते हैं ना, वो ढीठ होते हैं। बड़े बच्चे देखना भी 12th के ऐसे ना, वो पता है वो इस चक्कर में रहते हैं कि भूल जाए, लेकिन छोटे बच्चे नहीं, वो पहले पैसे देते हैं सामान के, ये पैसे लो। वो फेयर करते हैं हर काम, ये पैसा दिया ये सामान मिला, तो वो कंडक्टर को पहले पैसे दे रही है क्योंकि बच्ची है छोटी। और जो बड़े ढीठ हो जाते हैं वो तो किराया हाँ दे देंगे, हाँ दे देंगे, इस चक्कर में भूल ही जाए, चलो छोड़ो। अब वो इतनी उसने ऐसे गेस्चर दिखाया, इतनी मैच्योरिटी दिखाई कि कंडक्टर को हंसी आ गई। ठीक है, रास्ता दो, मैडम आई है, तो उसको मैडम कहा। तो मैडम क्यों कहा, क्योंकि उसके गेस्चर्स बहुत मैच्योर थे, इसलिए उसको मैडम कहा। बाद में वो, अब बल्ली ने 30 पैसे दिए, तो बल्ली यात्रा करने गई तो हर चीज़ का एंजॉय करेगी वो। तो सीट पे अब सीट पे दिख नहीं रहा है, पर पर्दा था तो खड़ी हो गई। तो एक बुजुर्ग बोला, अरे बच्ची गिर जाएगी। बच्ची कौन है यहाँ, फिर बोली। तो उस तरह से पूरी बस हंस रही है और बल्ली एंजॉय मतलब जा रही है। तो ऐसे
पहाड़ों से निकल के जा रही है, माउंटेन व्यू सब कुछ देख रही है, बस पहुंच गई। ठीक है, अब सब सवारियां उतर गई। हाँ, बीच में एक एल्डरली वुमेन और आई जो बहुत भद्दी थी, उसके बगल भाग बैठ गई, बातूनी थी। बल्ली को बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि उसके कानों में भद्दी सी वो कुंडल थे और वो पान चबा रही थी और जूस कभी भी उसके होठों से बाहर आ सकता था, तो बल्ली को बहुत हिटिंग लगी वो वुमेन। अब जब सब उतर गए तो वह बल्ली से पूछ रही, बल्ली तुम कहाँ जाओगी छोटी बच्ची, बल तुम्हें क्या लेने देना, मैं कहीं चले जाऊंगी। सब सवारियां उतर गई तो कंडक्टर ने कहा कि अब तुम कहाँ जाओगी, बोल मुझे कहीं नहीं जाना, मैं इसी बस में वापस जाऊंगी। तो कंडक्टर को बच्ची प्यारी लगी तो उसने कहा तुम कुछ खा पी लो। उसने कहा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तो मैं खिला दूंगा। फिर भी बल्ली ने नहीं खाया पिया क्योंकि बहुत स्वाभिमानी थी। ठीक है, इस तरह से और वापस चल दी। जब उधर से आ रही थी तो एक गाय का और सीन आया था। एक गाय मतलब उछल रही थी, वो कंडक्टर हॉर्न बजा रहा था, वो ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था और गाय उछल रही थी, ज़्यादा उछलती इस तरह से। लेकिन जब वापस आई ना बेचारी बल्ली, तो वो गाय वहाँ पे मरी पड़ी थी, मतलब कोई इसको टक्कर मार गया होगा। तो वो दुखी हो गई कि यार अभी तो ये प्राणी कितनी ऐसे उछल कूद कर रही थी, अभी मर गई। तो इसमें थोड़ा लाइफ का वो भी आया है। ठीक है, जीवन मृत्यु। तो इस तरह से वह घर आ गई। अब घर क्या हुआ, उसकी मम्मी एक बगल में पड़ोस, उसकी मौसी आंटी होगी कोई, वो बात कर रही थी। उसकी आंटी ने पता है क्या पूछा, तू कहाँ थी, और ऐसे पूछा कि तू कहाँ थी, मतलब भले जवाब मत मिले, वैसे ही टोक दिया। तो बल्ली को राहत मिली, चलो आगे नहीं पूछा। फिर वो ऐसी बात कर रही थी, थोड़ी फनी बात है। उसकी मम्मी कह रही थी देखो आसपास क्या चल रहा है हमें कैसे पता लगे, मतलब हमें सब चीज़ थोड़ी पता चल सकती है। तो बल्ली कुछ गड़बड़ करके आई थी, मतलब घूम के आई थी। तो बल्ली ने हाँ में हाँ मिला दी। तो उसकी मम्मी बोली क्या, अरे मतलब वैसे ही आपकी बात में हाँ में हाँ मिला रही हूँ, सही बात है। तो वो बात मतलब पता नहीं चली, तो बल्ली ने वो यात्रा कर ली। कहने का मतलब फनी सी बात है, छोटी बच्ची के बारे में, उसने कैसे बस में राइड किया, कैसे यात्रा की, क्या क्या उसके एक्सपीरियंस थे, कैसे पैसे बचाए, ये अब फटाफट से देख लो, ओनली वन आंसर। तो दिस इज रह गया। दिस इज अ फनी स्टोरी। एक फनी कहानी है, हंसी मजाक की कहानी है ऑफ एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल्स। एक 8 साल की लड़की के फर्स्ट बस जर्नी, प्रथम बस यात्रा की फ्रॉम हर विलेज टू द सिटी, अपने गांव से शहर के लिए। द गर्ल, लड़की जिसका नाम था वल्ली, नाम भी दे दिया गर्ल। वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज, सबसे अच्छा पास टाइम था, उसको समय गुजारने का तरीका था फेवरेट वाच टू वॉच, समय गुजारने का तरीका था टू वॉच, देखना द बस को। हालांकि इसमें दो बात है, गली में क्या हो रहा है, लेकिन गली में बस। ठीक है, अगर आ जाए तो आप बस को लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, दोनों चीज लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया इसमें। यहाँ पे अगर आप देखो मेन फोकस बस पे ही करना है आपको, तो पास्ट टाइम वाज टू वॉच द स्ट्रीट, गली में देखना। ने गली में क्या थी, बस थी, तो मैंने बस लिख दिया। स्ट्रीट एंड द बस ऐसे कर देना। पास्ट टाइम वाज टू वॉच द बस को विच वेंट, जो जाती थी, टू द नियर बाई सिटी, पास के शहर में। इट वॉज हर डीप डिजायर, ये उसकी बहुत गहरी इच्छा थी, टू राइड, सवारी करना, इन अ बस, एक बस में, वंस, एक बार। समहाउ, किसी तरह से, सी कलेक्टेड सम इंफॉर्मेशंस अबाउट बस जर्नी, तो उसने किसी तरह से बस यात्रा के बारे में कुछ जानकारियां जुटाई। लाइक जैसे कि फेयर, किराया कितना है, डिस्टेंस, दूरी कितनी है, एंड द टाइम ऑफ द डिपार्चर एंड अराइवल, और उसके जाने आने का समय क्या है। डिपार्चर होता है रवानगी, अराइवल आगमन। सी कलेक्टेड 60 पैसे, उसने 60 पैसे इकट्ठे किए फॉर द फेयर, किराए के लिए, बाई सेविंग फ्रॉम हर पॉकेट मनी, अपनी पॉकेट मनी से बचाते हुए। आफ्टर ऑल, आखिरकार, वन डे, एक दिन, सी फुलफिल्ड हर ड्रीम, उसने अपने सपने को पूरा कर लिया। सी एंजॉयड दिस फर्स्ट जर्नी वेरी मच, उसने इस पहली यात्रा का बहुत आनंद लिया। द कंडक्टर वाज अ फनी पर्सन, कंडक्टर एक फनी पर्सन था। सो ही कॉल्ड वल्ली मैडम, इसलिए उसने वल्ली को मैडम बोला। फॉर हर मैच्योर टॉकिंग एंड गेस्चर्स, उसकी मैच्योर परिपक्व बातचीत और उसके गेस्चर्स, हाव भाव के लिए, मतलब मैडम क्यों कहा, उसका आंसर है ये। इन रिटर्न जर्नी, वापसी की यात्रा में, सी गॉट सैड, वह दुखी हो गई। वैन, जब, सी सा अ डेड काउ, उसने एक मृत गाय को देखा, ऑन द रोड, सड़क पर। सी फेल्ट वेरी रिलैक्स्ड, उसको बहुत ही रिलैक्स महसूस हुआ, अच्छा लगा। वैन सी सा, जब उसने देखा, दैट हर मदर डिड नॉट कम टू नो अबाउट हर बस ट्रिप, कि उसकी माँ को उसकी बस की यात्रा के बारे में पता नहीं चला, तो उसे बड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। तो कहने का मतलब है यह है आपका वन आंसर, आप इससे अपना काम चला सकते हो। अगर लॉन्ग आता है तो ठीक है ये, वरना छोटे छोटे भी इसके अंदर है। हाँ, कुछ
अच्छे वर्ड्स को, कैची वर्ड्स को आप इसमें अंडरलाइन करके आ सकते हो, वो ठीक रहते हैं। ठीक है, जैसे डीप डिज़ायर है, और जैसे बस का फेयर है ना, फेयर, और 60 पैसे, ये थोड़े रेफरेंसिव वर्ड है ना। और पॉकेट मनी, एक आपने नया वर्ड दे दिया तो ये अफेक्ट करते हैं ना। और मैडम, फॉर हर मैच्योर टॉकिंग एंड गेस्चर्स, ये बस ज़्यादा मत किया करो, बस 4-5 कर दिया करो, उससे थोड़ा सा मतलब एग्जामिनर को दिखवाओ जो आप दिखाना चाहते हो। आपने थोड़ी मेहनत की, अच्छे वर्ड लेकर उनको दिखवा दो। तो अब इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको बैठ कर नोट कर लो। ओके, बाय। प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रख करके आपके क्विक रिवीजन के लिए जो हमने हर चैप्टर में से ओनली 1 आंसर की सीरीज चला रखी है, उसमें आज हम देखेंगे चैप्टर द सरमन एट बनारस, यानी बनारस में दिया गया उपदेश। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, बहुत सरल सी कहानी है, आपने पढ़ भी रखी होगी, लेकिन यहां पर मिलेगा आपको ओनली 1 आंसर। और एक खास बात, मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूं, ये चैप्टर का फर्क होता है। ये चैप्टर ही ऐसा है, कैसा भी क्वेश्चन आए इसको छाप देना, नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा मैटर है नहीं। अब थोड़ा मैं इसकी हिंदी में समरी बता दूं, वैसे आपने पढ़ रखी होगी, फेमस कहानी है, बट मेरे मुंह से सुन लो, क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे व्यक्ति पसंद है। इतिहास में बहुत कम लोग होते हैं जो मुझे पसंद आए, उनमें से गौतम बुद्ध मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि ये वो व्यक्ति था जिसको सच में ज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। चलो थोड़ी सी कहानी बता दें। देखिए, एक राजा के घर में पैदा हुए उत्तर भारत में, और हाँ, लगभग 2500 साल पहले। ये बहुत पुरानी कहानी नहीं है जिस पर शक किया जा सके, ये रियल है, मतलब ऐसा व्यक्ति दुनिया में कहीं हुआ। तो उत्तर भारत में एक राजा के घर पैदा हुए, और जब ये 12 साल के थे, भाई आप तो स्कूलों में पढ़ते हो, पहले आश्रमों में पढ़ते थे, तो इनको आश्रम भेजा गया, मतलब धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए, कुछ शिक्षा लेने के लिए। वहाँ पे 4 साल पढ़े, उसके बाद घर आ गए। अब पुराने ज़माने में शादी जल्दी हो जाती थी, तो ऐसा कहा जाता है कि 15-16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। ठीक है, ये 10 साल तक बिल्कुल रॉयल शाही तरीके से घर में रहे, शादी हो गई, एक बच्चा भी हो गया। तो ये व्यक्ति गौतम बुद्ध कभी महल से बाहर नहीं निकले। अब चूंकि महल से बाहर नहीं निकले तो उन्होंने कभी दुख नहीं देखा। तो जब ये 25 साल के थे तो पहली बार महल से बाहर निकले, और पहली बार में इन्होंने 4 सीन देख लिए। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, तो मंत्री से पूछा कि ये क्या है? बोल महाराज ये बूढ़ा हो गया। बोल मैं, फिर बूढ़े भी होते हैं? हाँ मैं भी होऊंगा। हाँ। फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा, ये क्या है? ये बीमार हो गया। तो बीमार भी होते हैं, मैं भी हो सकता हूँ? हाँ आप भी हो सकते हो। वो बिल्कुल शॉक्ड रह गया कि ऐसी ऐसी चीजें भी हैं दुनिया में, इतने दर्द भी है। फिर एक भिखारी को देखा, ये क्या कर रहा है? ये गरीब है, ये भीख मांग रहा है। अच्छा गरीबी भी होती है, उसने कभी देखी नहीं गरीबी, ना उसने बीमार होता हुआ देखा। फिर लास्ट में एक शव यात्रा देखी, एक मुर्दे को लोग जलाने के लिए ले जा रहे थे। ये क्या है? ये मर गया। अच्छा मरते भी हैं? हाँ मैं मरूंगा। हाँ आप मरोगे, मैं मरूंगा, सब मरते हैं। वाह। फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ये क्यों होता है? अगर मैंने जन्म लिया तो मैं मरूंगा क्यों? और कोई व्यक्ति दुखी क्यों है? इन प्रश्नों को उत्तर जानने के लिए उन्होंने महल छोड़ दिया। ठीक है, जो उसकी वाइफ थी उसने खूब जिद की राजा ने की, लेकिन नहीं माना, निकल गया। और ऐसा कहते हैं कि उसने 7 साल तक तपस्या की, हिमालय में चला गया, किसी बाबा को पकड़ा, उससे पूछा क्या सिस्टम है, क्या है, मतलब ये सिस्टम है क्या, ये डिफरेंट क्यों है वर्ल्ड, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अंत में वो थक करके बिहार के बोध गया में एक बोधि वृक्ष है, एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे बैठ गया। तो ऐसा कहते हैं कि एक लेडीज एक खीर का प्याला लेके आई, उन्होंने उस खीर के प्याले को पिया, उनकी आत्मा को संतुष्टि मिली, और ऐसा कहते हैं कि उसी क्षण में उनको एनलाइटमेंट हुआ, बुद्धत्व प्राप्त हुआ, मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे ये चैप्टर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये क्वेश्चन मेरे मन में भी था कि यार ऐसे बुद्धत्व कैसे प्राप्त होता है, पर ध्यान रखना ये हो जाता है, मतलब पता लग जाना। पता क्या लगना, पता तो सबको है, लेकिन ऐसा पता लग जाना कि स्थिर हो जाना, एक शांति में चले जाना, सारे भाई पता लग जाना सिस्टम क्या है। ठीक है, जन्म लेते हैं, मरते हैं, इतनी खुशी आएगी, इतना दुख आएगा, है ना, इतनी बार हम हंसेंगे, इतनी बार रोएंगे, कोई कैलकुलेशन फैला के देखोगे तो फिक्स है। ठीक है, हालांकि आपकी एज में आपको नहीं लग रहा होगा कि मरना भी होता है, बस आपको तो 10th क्लास है, नंबर ले आऊं, मतलब तुम काम में फैले हुए हो। लेकिन धीरे धीरे जब जैसे उम्र बीतेगी ना, पता गुना भाग करके पता लग जाता है कि लाइफ में सब चीज़ें फिक्स ही हैं। मतलब किसी को यहाँ मतलब ऐसा कोई नहीं है कि लगातार खुशी में रह रहा हो, आपको दूर से देखने दिख रहा होगा, बट उसके दर्द उसके पास है। मतलब सब चीज़ें इक्वल सी हैं, यही ज्ञान है, यही एनलाइटमेंट है। चलो छोड़ो। तो इन गौतम बुद्ध ने, जिनको महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, इन्होंने अपना पहला ज्ञान, पहला उपदेश बनारस में दिया था, जो कि बनारस अपने हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मान लो, गंगा जी के घाट है वहाँ पे, और लगभग सभी हिंदू वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे बैठ के इन्होंने पहला ज्ञान दिया था। सरमन का अर्थ होता है उपदेश,
शिक्षा दी थी। किसको दी थी? किसा गौतमी एक महिला थी, उसका बच्चा मर गया था। अब एक ही बच्चा था तो दुख में विलाप करती हुई घर घर गई कि ये बोल क्यों नहीं रहा है, कोई इसको दवाई दे दो। तो सब लोगों ने कहा पागल हो गई बुढ़िया तू, ये बच्चा मर गया, अब मरे हुए की कोई दवाई नहीं होती। एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने कहा ऐसा कर, तू बुद्ध के पास जा, वो एक पहुंचा हुआ संत है, वो तुझे कुछ दवाई दे सकता है। अब बुद्ध के पास गई तो बुद्ध ने फिर उसको वो ज्ञान दिया। ज्ञान क्या दिया? जो अच्छे लोग होते हैं ना, पहुंचे संत, वो ऐसे ही कुछ बताते हैं। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, ये जीवित हो जाएगा, मैं उसको दवाई दे दूंगा, लेकिन पहले तू मुट्ठी भर सरसों के दाने ले आ। भले ये तो मैं ले आऊंगी, लेकिन ध्यान रखना मेरी शर्त है, ये ऐसे घर से आने चाहिए जहां पे कोई ना मरा हो। ठीक है? वो पुत्र मुंह में अंधी थी, वो चली घर घर चली गई, मुझे मुट्ठी भर दाने चाहिए, सरसों के दाने चाहिए, ले जाओ। लेकिन क्या तुम्हारे घर में कोई मरा है? अरे बुढ़िया, कमाल कर दिया। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन आई है चैप्टर में, जीवित लोग कम है, मरे हुए ज्यादा हैं। और ये आप अपनी फैमिली पर रिलेट कर सकते हो। कोई किसी फैमिली में, जैसे मान लो किसी फैमिली में 10 लोग हैं, 10 इस समय जिंदा है, उस फैमिली का इतिहास देखा जाए ना, पूर्वजों को देखा जाए तो मरे हुए बहुत ज्यादा है। तो मरे हुए तो हजारों हैं, लाखों हैं, पता नहीं हम कम लाखों साल से जी रहे हैं, तो हर फैमिली का इतिहास लाखों साल, हजारों साल पुराना है। तो मरे हुए ज्यादा, जीवित लोग कम है। कुल मिला के बात यह है कि आप भी समझ गए होंगे, ऐसी कोई फैमिली होती है नहीं दुनिया में जहां पे कोई ना मरा और वो आगे उसको ज्ञान हो गया। अब देखो संत जो होते हैं ना, महापुरुष जो होते हैं, अपने मुंह से नहीं, वो कुछ एक्शन से बताते हैं। तो उस किसा गौतमी को क्या बताया कि ऐसे घर से ले आ, ऐसा घर मिला नहीं, तो उसको खुद को ही एनलाइटमेंट हो गया, खुद को ही समझ आ गई कि वास्तव में ये संसार नाशवान है, मोर्टल है, या कोई इमोर्टल नहीं है। ठीक है? तो फिर काफी बातें चल रही थी उसमें कि लोग विलाप करते हैं, रोते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला, ये वो। जो इस रहस्य को समझ गया वो थोड़ा पीस ऑफ माइंड ऑब्टेन कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। कुल मिला के बात यह है कि उसको सत्य का पता चल गया कि सब मरते हैं। ठीक है? अब फटाफट देख लो इसका ओनली वन आंसर। दिस स्टोरी इज अबाउट गौतम बुद्धाज। अब देखो इसमें जो मेन चैप्टर है ना, वो किस्सा गौतमी के बारे में थोड़ा सा जो पहले बताया कि गौतम बुद्ध कौन थे। वहां उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और 12 साल की उम्र में वहां पे गए, 4 साल पढ़े, फिर वापस आए, शादी की, 7 साल तपस्या की, 4 वो देखे। बाई चांस उनमें से क्वेश्चन बन जाए तो लिख देना, वरना क्वेश्चन इनमें से आता है। मतलब जो सरमन है ना, उपदेश, वो ये है। तो दिस स्टोरी इज अबाउट गौतम बुद्धाज ग्रेट टीचिंग। ये कहानी गौतम बुद्ध की एक महान शिक्षा के बारे में है, अबाउट डेथ, मृत्यु के बारे में। अ वुमेन, एक महिला, किसा गौतमी इसका नाम था, वेंट होम टू होम, घर घर गई, टू आस्क मेडिसिन, दवाई मांगने के लिए, दैट कुड मेक अलाइव हर डेड सन, जो उसके मृत बेटे को जिंदा कर सके। एट लास्ट सी रीच्ड टू बुद्धा, अंत में बुद्ध के पास पहुंची, एंड टोल्ड हर ग्रेट ग्रीफ, और अपने महान दुख को बताया। बुद्ध आस्क्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, बुद्ध ने उसे एक मुट्ठी भर सरसों के बीज लाने को कहा। फ्रॉम ए हाउस, एक ऐसे घर से, वेयर नो वन हैड एवर डाइड, जहां पे कभी कोई ना मरा हो। किसा गौतमी वेंट हाउस टू हाउस, किसा गौतमी घर घर गई, बट सी कुड नॉट फाइंड सच अ हाउस, लेकिन उसे ऐसा घर नहीं मिल सका, वेयर डेथ डिड नॉट हैपन, जहां पे मृत्यु घटित ना हुई हो। 10 इस तरह से किसा 10 होता है इस प्रकार से, किसा गौतमी अंडरस्टूड द ग्रेट सीक्रेट, समझ गई द ग्रेट सीक्रेट, महान सत्य को, ऑफ लाइफ, जीवन के, दैट एवरीवन हु बर्थ, जो जन्म लेता है, बर्थ मतलब जन्म लेता है, इज मोर्टल, नाशवान है, मरता है। या फिर ऐसे कह दो, ग्रेट सीक्रेट दैट नो वन इज इमोर्टल, कोई भी अमर नहीं है, ऐसा लिख दो चाहे ऐसा लिख दो, बात एक ही है, सब मरते हैं। एनीवन हु नोज दिस सीक्रेट, और जो भी इस रहस्य को जानता है, विल ऑब्टेन द पीस ऑफ माइंड, वो दिमागी शांति को प्राप्त कर लेगा। बस ये है, कुछ है नहीं, सिंपल सा है ना, बस इसको रट लेना, लिख देना, और इसमें से कितना ही क्वेश्चन घूम घाम के आ जाए, बात यही लिखनी है, सारी बात है इसमें पूरी आ गई। ठीक है? घर घर क्यों गई? दवाई लेने के लिए। क्यों? उसका बेटा मर गया था। क्या उसको दवाई मिली? नहीं मिली। बुद्ध ने कैसे समझाया? तो बुद्ध का तो पूरा है, ये बता दिया कि तू घर घर जा, समझ में आ गया। ठीक है? तो ये हो गया। ठीक है? तो ओके, बाय, नोट कर लेना इसको। तो बच्चों, आपके लिए हर चैप्टर में से जो हमने ओनली वन आंसर की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें आज हम आ पहुंचे हैं आपकी पहली बुक फर्स्ट फ्लाइट के लास्ट चैप्टर द प्रपोजल पे। प्रपोजल का अर्थ होता है प्रस्ताव। ये एक रूसी नाटक है, प्ले है, और इसमें एक शादी के प्रस्ताव के बारे में बताया गया है। अब क्लास में जो आपने पढ़ा होगा ना, बड़ा अजीब सा लगा होगा, यार क्या चैप्टर है, मतलब ऊट पटांग बात, और हाँ, अंग्रेजी की सारी गालियां इसमें है, मतलब अजीब से कैरेक्टर है। बट आपको घबराना नहीं है, ये महेश सर की क्लास है। ओनली वन सॉल्यूशन, चैप्टर कितना भी बड़ा है, लेकिन एक केवल इस आंसर से आपका काम चल जाएगा। और खास बात,
राजस्थान बोर्ड वाले बच्चे अगर इसको देख रहे हैं ना तो उनकी तो मौज ही हो गई, क्योंकि इस चैप्टर में से क्वेश्चन जरूर आता है। अब क्वेश्चन कैसा भी आए आप इसको लिख देना, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपका काम चल जाएगा। तो देखिए चैप्टर ये 10-12 पढ़ने का है, लेकिन बहुत छोटी सी बात है इसमें। तो देखो क्या है, पहले मैं इसकी समरी बता दूं। देखिए ये है, इस प्ले में, इस नाटक में ओनली 3 कैरेक्टर है। एक फनी है, तो पहला है लोमोब। लोमोब एक लैंड ओनर है, एक जमींदार है, काफी पैसे वाला है, काफी जमीन है, काफी खेत है इसके पास, और ये 35 साल का है। और हाँ थोड़ा बीमार भी रहता है, अजीब अजीब हरकत करता है, मेरा सर फटा जा रहा है, मेरा सिर गया, मेरा हृदय गया, ये गया। इसको एक पाल्पिटेशंस की बीमारी है, मतलब खिंचाव होता है इसको, तो ये ऐसे 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 कर जाता है, ठीक है। और इसका एक पड़ोसी है चुबुकोव, वो भी एक लैंड ओनर है, वो 50 साल के आसपास का रहा होगा, ये भी धनी जमींदार है, इसके भी बहुत सारे खेत है। तीसरा है नताल्या। नताल्या चुबुकोव की पुत्री है और ये 25 साल की है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉटर ऑफ चुबुकोव, ठीक है। 3 कैरेक्टर है, बट तीनों ही बहुत फनी कैरेक्टर है, बहुत अजीब अजीब बात करते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ये जो हमारे लोमोब महाशय है, जो कि क्रिटिकल एज पे है, क्योंकि शादी के लिए 35 साल एक क्रिटिकल एज होती है, उसके बाद ओवर एज मान लो आप। तो इसकी नजर थी कि मैं नताल्या से शादी कर लूं, पड़ोसी है, अच्छी लड़की है, सुंदर भी थी। तो ये नताल्या के घर जाता है, मतलब चुबुकोव के घर जाता है, नई ड्रेस पहनी हुई थी। तो ये दोनों बाप बेटी उससे पूछते हैं कि भाई आज क्या चक्कर है, ये नए कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हो? अब ये ऐसा है, देखो बात को इधर से उधर घुमाता रहता है, बट ये नहीं कहता कि मैं नताल्या से शादी के लिए हाथ मांगने आया हूं या शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूं। काफी देर बाद बताता है, उससे पहले इनमें झगड़ा हो जाता है। अब देखो ये पैसे वाले हैं, अमीर है, सब कुछ है, लेकिन सोच छोटी है, लालची है। तो बात शुरू हो गई ऑक्सन मेडोज की। अब देखो इनके बीच में कुछ छोटे मोटे मुद्दों पर लड़ाई होती है, तो 2 ही डिस्प्यूट है। पहला था ऑक्सन मेडोज, मतलब कि भाई घास के मैदान है, लोमोब कह रहा है हमारे वो घास के मैदान, तो फिर नताल्या कहती है वो तो हमारे हैं। तो इनमें झगड़ा शुरू हो जाता है, और झगड़े में फिर गाली गलौज, फिर अजीब अजीब हरकत करते हैं। तो आपको पता नहीं आपके टीचर ने कैसे पढ़ाया, मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तो बच्चों को लोट पोट कर देता हूं, क्योंकि उसी वे में उनको प्रैक्टिकल तरीके से ले जाओ, वो सीन दिखा दो कि ऐसा चल रहा है, ये फनी कैरेक्टर है। अब बच्चे क्या है, इंग्लिश से डरते हैं। अरे इंग्लिश भाषा ही तो है, उसमें मजा लो, बस चैप्टर्स का मजा लो, ठीक है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो अब ये ऑक्सन मेडोज के बारे में लोमोब कहता है कि मेरी चाची की दादी ने तुम्हारे पिता के मजदूरों को तो ये वैसे ही काम में लेने के लिए दे दिए थे, बट वो खुद का ही समझ बैठे। तो कुल मिला के बात है, काफी देर तक इस पर लड़ते हैं। फिर लड़ते लड़ते ये पता चलता है लास्ट में कि भाई लोमोब तू आया क्यों यहाँ पे? फिर कहता है मैं तो शादी के लिए आया था। अच्छा, तो ये दोनों बाप बेटी बहुत चालाक है, इनको पता है कि ये पागल सा आदमी है, जमीन काफी है, अगर नताल्या की से शादी हो जाएगी तो सारी जमीन हमारे आ जाएगी। तो फिर ये एग्री हो जाते हैं, लेकिन दोबारा से फिर एक लड़ाई शुरू हो गई, और वो इस बार हो गई कुत्तों पर। इन दोनों के अलग अलग कुत्ते हैं, एक कुत्ते का नाम स्क्यूजर है, एक का नाम गैस है। जो स्क्यूजर है वो नताल्या का है, और जो गैस कुत्ता है लोमोब का है। अब नताल्या और लोमोब लड़ते हैं, नहीं हमारा कुत्ता अच्छा है, हमारा कुत्ता अच्छा है, ये है वो है, उसकी नस्ल खराब है, मैं उसको 100 रूबल का नहीं लूं, इस तरह की बातें चलती है। लड़ते लड़ते लास्ट में आखिरकार जो चुबुकोव है वो कहता है जल्दी से किस करो। अब देखो एक रूसी रिवाज है कि अपने यहाँ पर तो ये वरमाला फेरे वगैरह होते हैं, वहां पे बस दूल्हा दुल्हन ने किस किया और शादी हो गई। तो बहुत ही उटपटांग सी है, मतलब अजीब सी कहानी है, अजीब सी बात है, अजीब से कैरेक्टर है, पर लास्ट में वो एक दूसरे को किस करते हैं और शादी हो जाती है। अब इसके मेन थीम क्या है? देखो जो हमारा बोर्ड होता है, सिलेबस होता है, वो बहुत सोच समझ के रखा जाता है। पूरे चैप्टर्स में से ये फनी है कि बच्चे थोड़ा हंसें, ठीक है। तो ये हंसी के लिए था, अगर आप नहीं हंसे थे तो ये विडंबना है, आपकी टीचर की कमी रही होगी, बट हंसना चाहिए था। सारी तो गालियां हैं इसमें, जैसे अंधी मुर्गी, कीमा, और क्या बोलते हैं उसको, बिजू को जो खेतों में खड़ा करते हैं ना, जानवरों से रक्षा के लिए ऐसे ऐसे कपड़े से पहना के लकड़ी को, और उसको बिजू का बोलते हैं। बेईमान, और तेरी चाची मिस्त्री के साथ भाग गई, मतलब पता नहीं क्या क्या था इसमें। तो सारी गालियां थी, बहुत ही अजीब सा कैरेक्टर। लेकिन मेन बात क्या है, बहुत स्वार्थी हैं, अपना इंटरेस्ट समझते हैं, खूब लड़े भिड़े, सब कुछ हुआ, लेकिन लास्ट में शादी कर ली। क्योंकि जो नताल्या है ना, ये बहुत चालाक है, अपने हितों को अच्छे से जानती है कि चाहे कुछ भी है लेकिन सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। तो इसलिए सारे विवाद लड़ते हैं, फिर सुलझा लेते हैं और शादी हो जाती है। कोई ज़्यादा नहीं है, बस ऐसे ही था। अब चलो ओनली वन आंसर। और फिर कह रहा हूँ राजस्थान बोर्ड जो 10th क्लास के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको मतलब याद कर ले, लिख दे, क्योंकि प्ले बहुत बड़ा है, बट बात वही है कि किन किन मुद्दों पे लड़े और लास्ट में शादी हो गई। तो देखो, द प्ले प्रपोजल इज अबाउट अ मैरिज प्रपोजल। जो नाटक प्रपोजल है वो एक शादी के बारे में प्रस्ताव है। सॉरी, प्रपोजल की स्पेलिंग गलत हो गई यार, गलतियां मुझसे जरूर होती है।
प्रपोजल बिटवीन टू वेल्दी फैमिलीज। तो जो नाटक, प्ले का अर्थ होता है नाटक, खेला नहीं है, नाटक जो प्रस्ताव है वो एक शादी के प्रस्ताव के बारे में है, बिटवीन टू वेल्दी फैमिलीज, दो धनी परिवारों के बीच में। अब वेल्दी शब्द है, इसको देखो ऐसे अंडरलाइन कर दिया करो, अच्छा वर्ड है वेल्दी फैमिलीज, फैमिलीज भी कर दो। लोमो अ मिडिल एज, जो एक मध्यम आयु का व्यक्ति है, 35 साल का है, वेल्दी लैंड ओनर, जो एक धनी जमींदार है, गोज जाता है टू हिज नेबर, अपने पड़ोसी चुबुकोव हाउस, चुबुकोव के घर, टू प्रपोज हर डॉटर, उसकी पुत्री को प्रपोज करने के लिए, नताल्या को फॉर मैरिज, शादी के लिए। लेकिन दे बिगेन टू क्वारल, वो लड़ना शुरू कर देते हैं, ऑन पैटी इश्यूज, छोटे मोटे मुद्दों पर। छोटी छोटी तो बात है ये, ऑक्सन मेडोज के बारे में कहता है ये तो 300 रूबल के भी नहीं है, मैं फ्री में दान दे दूं, ये कर दूं वो कर दूं, लेकिन लड़ते जरूर है। लाइक द पजेशन, तो दे बिगेन टू क्वारल, वे लड़ना शुरू कर देते हैं, ऑन पैटी इश्यूज, छोटे मोटे मुद्दों पर, लाइक जैसे कि द पजेशन, पजेशन होता है हक या अधिकार, ऑफ ऑक्सन मेडोज, बैलों के चारागाहों, एक फैक्ट है, इसको भी कर दो, रेफरेंसिव वर्ड है। एंड द सुपीरियरिटी ऑफ देयर डॉग्स, और अपने कुत्तों की सर्वोच्चता, कि हम अब कि मेरा कुत्ता बढ़िया, मेरा कुत्ता बढ़िया, तो सुपीरियरिटी होती है सर्वोच्चता। नताल्या 25 ईयर्स ओल्ड, नताल्या जो 25 साल की है, डज नॉट लाइक, पसंद नहीं करती, इल बीमार एंड एज्ड और वृद्ध लोमोव को, बट सी हैज इकोनॉमिकल गुड साइंसेज, लेकिन उसमें आर्थिक समझ अच्छी है, यही तो है इस पार्ट का मेन। तो बट सी हैज इकोनॉमिकल गुड साइंसेज, उसके आर्थिक हितों पर उसकी समझ बहुत अच्छी है। एट लास्ट, अंत में, इन स्पाइट ऑफ ऑल आर्गूमेंट्स, अंत में इन स्पाइट होता है के बावजूद, सभी बहसों या सभी वाद विवादों के बावजूद, दे गेट्स मैरिड, उनकी शादी हो जाती है। दे गेट्स मैरिड, वे शादी कर लेते हैं, फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स, अपने अपने लाभ के लिए, दोनों का फायदा है। दो यद्यपि क्वारल कंटिन्यूज, यद्यपि लड़ाई जारी रहती है, लड़ाई लड़ते फिर भी रहते हैं, लास्ट में लड़ने लग जाते हैं, पर शादी हो जाती है। तो फनी सा था, ठीक है, गालियाँ वालियाँ हैं, ऐसे अजीब अजीब से कैरेक्टर है, ये गया, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, हवा नहीं है कमरे में, शायद आपने पढ़ा होगा तो बड़ा इंटरेस्ट आया था, मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट आता है। देखो मेरे एक उसूल है, क्लास में चैप्टर कैसा भी हो, पहले उसमें इंग्लिश में मत घुसो, वो जिस उद्देश्य से रखा गया है उसमें फन है तो फन बताओ बच्चों को, अगर उसमें कोई नॉलेज है तो नॉलेज दो बच्चों को, भाषा की बात उस समय मत करो, उस समय तो नॉलेज लो। जब चैप्टर खत्म हो जाए, मजा ले लिया पूरा, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर पर जाएगा, भाई देखो ये चैप्टर था, इसमें से ये क्वेश्चन निकलेंगे, ये बात है। अब ये जो चैप्टर है इसमें बस यही है, शादी कैसे होती है लिख दो, करेक्टर, हाँ करेक्टर स्केच आ सकते हैं, इसमें से लोमो का करेक्टर स्केच क्या है वो भी इसमें दिख रहा है, नताल्या का भी दिख रहा है, बहुत चालाक है, ऐसे एक लाइन लिखते, सी वाज वेरी क्लेवर। और चुबुकोव का तो मुश्किल आएगा, शादी कैसे होती है, लड़ाई किन किन मुद्दों पर हुई, तो घास के मैदानों पर और कुत्तों पर हुई, ये सारी बातें, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेना, आपका काम चल जाएगा। बस हो गया, ओके बाय, नोट कर लेना।